तो आज हम लोग करते हैं डिडक्शन में रिवाइज। सबसे पहले बच्चों हम लोग करेंगे ATCCD रिवाइज। बिल्कुल शांति से बैठ के देखना, एक एक चीज़ अच्छे से रिवाइज हो जाएगी अगर थोड़ा सा समय लगाओगे तो ATCCD बच्चों डील किससे करता था? कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय CG, और अटल पेंशन योजना जो है इसके लिए नोटिफाइड है। ठीक है, ऐसे ही बोलते बोलते चलूंगा, साथ साथ बस आपने दोहराना है, बैठ के दोहराते जाओगे, चीज़ें याद होती जाएंगी। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेना, काम हो जाएगा। ATCCD 1 क्या बोलता था कि भाई साहब एम्प्लॉय है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है चाहे अदर्स का है, तो उसको जो है डिडक्शन मिलनी है कितनी? 10%। बोलिए कितनी मिलनी, जल्दी बता दो बेटा। 10% जो है डिडक्शन मिलनी है सैलरी की। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% डिडक्शन मिलनी है आपको GTI की। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और स्लो होने के लिए मत बोलिएगा बेटा। रिवीजन वीडियोस हैं, स्लो के लिए आपके पास प्रॉपर जो है मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वो चैप्टर की देख लो। तो दोबारा से ATCCD 1 में बेटा डिडक्शन मिलती है किसको? एम्प्लॉय को अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे अदर एम्प्लॉय हो, और डिडक्शन मिलती है 10% ऑफ सैलरी। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर होता तो भाई साहब उसे 20% ऑफ GTI मिलती है। इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में समझाया भी था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई साहब ATCCD 1, ATC और ATCCC, एक बार रिपीट कर दो मेरे साथ। ATCCD 1, ATC और ATCCC में टोटल डिडक्शन जो मिला के है वो कितनी मिल सकती है? मुझे कोई बताएगा? 1,50,000 रुपीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अच्छा एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि ATCCD 1B पे जो है ये लिमिट नहीं एप्लीकेबल है। ATCCD 1B इज इन एडिशन टू, मेरे साथ, इज इन एडिशन टू दी ATCCD 1। तो ATCCD 1B के लिए इन्होंने क्या बोला है? एडिशनल डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए की। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ATCCD 1, और ATCC की लिमिट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को ATCCD में 3 सबसेक्शन मिलते हैं, 1, 1B और 2। 1 में जो आपको डिडक्शन मिलती है वो मिलती है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में अपनी खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए। और ATCCD 1B में भी सेल्फ कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन मिलती है, लेकिन उसके ऊपर ATCCE की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। यहां तक बातें क्लियर हैं? जल्दी से थम्स अप दो मुझे, जल्दी से थम्स अप दो अगर क्लियर है तो। स्पीड ठीक लग रही है ये वाली? इसी स्पीड से बच्चों आगे बढ़ना पड़ेगा अगर रिवीजन करनी है जल्दी जल्दी तो। अच्छा, देन बात करते हैं बच्चों हम लोग ATCCD 2 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसको मिलता है जरा ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंप्लॉइज के केस में ये एलिजिबल है, और ये मिलती है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए। प्लीज देख लीजिए जरा, ATCCD 1 बेटा किस लिए मिलती थी? इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन के लिए। ATCCD 2 किस लिए मिलती है? इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए। और यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ATCCD 2 जो है वो मिलती है बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% ऑफ द सैलरी। मेरे साथ, कितने परसेंट ऑफ द सैलरी? 14% ऑफ द सैलरी। और अदर्स के केस में मित्रों आपने ध्यान रखना है कि ये होती है सिर्फ 10%। और यहां पे सैलरी का मतलब क्या है जरा सुन लीजिए। सैलरी है HRA वाली। व्हाट इज HRA वाली सैलरी बेटा? कम ऑन, व्हाट इज HRA वाली सैलरी? HRA वाली सैलरी है हमारे पास बेसिक सैलरी प्लस DA FPRB प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस। आई होप सैलरी का चैप्टर आपने देखा है और आपको ये बात पता है। बेसिक सैलरी प्लस DA FPRB प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस। अच्छा जी, ATCCE की अगर मैं बात करूं तो वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सर एक बार शॉर्ट में बताओगे? हाँ बेटा जल्दी से बताता हूं। ATCCE जरूर याद रखना। ATCCE जो है वो आपका ATC पे लगता है, वो आपका ATCCC पे लगता है, और वो आपका ATCCD सबसेक्शन 1 पे लगता है। ये आपका ATCCD 1B पे एप्लीकेबल नहीं है, और ATCCD सबसेक्शन 2 पे एप्लीकेबल नहीं है। इतनी बात समझ आती है आपको कि नहीं आती है? कम ऑन गाइस, कम ऑन। वेरी इजी, वेरी सिंपल, और हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली है। अब जरा इसके कुछ और भी छोटे छोटे से पार्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगर आपको अमाउंट रिसीव होता है क्लोजर या ऑप्टिंग आउट पे, मेरे साथ एक बार बोलेंगे, अगर आपको अमाउंट रिसीव होता है क्लोजर या ऑप्टिंग आउट पे, तो अगर डेथ के कारण ऑप्ट आउट हुआ है तो नॉट टैक्सेबल। और अगर आपने उसे एन्यूटी परचेज करने के लिए यूज कर लिया, पैसा आया तुरंत जो है आपने उसको यूज कर लिया कि मैं एन्यूटी परचेज कर रहा हूं जिसमें से बाद में मुझे पैसे मिलते रहेंगे, तो भी नॉट टैक्सेबल है। हम मान के चलेंगे इट इज डीम्ड नॉट टू बी रिसीव्ड एन्यूटी वाले केस में। लेकिन अगर ऊपर वाले 2 केस में फॉल नहीं कर रहे हो तो याद रखिएगा 10(12)A एक्टिवेट हो जाएगा, और वो सिर्फ आपको कितनी % एग्जेम्पशन दिलाता है? 60% ऑफ द अमाउंट पेबल टू हिम आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी कि 40% जो है वो क्या हो जाने वाला है? वो जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 60% एग्जेम्प्ट होगा, 40% टैक्सेबल होगा। जल्दी से, क्लोजर ऑप्ट आउट पे डेथ के केस में नॉट टैक्सेबल। मेरे साथ, क्लोजर ऑप्ट आउट पे डेथ के केस में नॉट टैक्सेबल, और अगर एन्यूटी परचेज कर लिया नॉट टैक्सेबल। अदरवाइज 60% एग्जेम्प्ट है और 40% क्या है? टैक्सेबल है। मेरे साथ 60% एग्जेम्प्ट है और 40% क्या है मित्रों? जल्दी बता दो, टैक्सेबल है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर?
बहुत ही बढ़िया, आ जाइए। अब जरा देखिए, अगर आपको पेंशन मिलती है एन्युटी प्लान से तो भाई साहब वो तो टैक्सेबल होगी ही होगी। अगर उस व्यक्ति को मिल रही है जिसने एन्युटी प्लान लिया था तो उसके लिए भी टैक्सेबल होगी। और अगर डेथ के बाद जो है नॉमिनी को मिल रही है तो वो उसके लिए भी जो है वो टैक्सेबल होने वाली है। यानी एन्युटी प्लान से जब भी आपको कोई भी अमाउंट मिलेगा तो मित्रों वो क्या होने वाला है, कम ऑन टेल में जल्दी बता दीजिए, टैक्सेबल होने वाला है। अच्छा जी, देन इसके बाद बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल अगर आपने करा है। कम ऑन, क्या करा है जल्दी बताओ। पार्शियल विड्रॉल अगर आपने करा है, पार्शियल विड्रॉल आपने एनपीएस से करा है तो आप लोगों को क्या बोला गया है, 10-12 बी लग जाएगा। और याद रखिएगा पार्शियल विड्रॉल की जो है एग्जामिशन सिर्फ ओनली एम्प्लॉय सब्सक्राइबर के केस में है, तो 10-12 बी लग जाएगा और 25% ऑफ द अमाउंट मेड बाय हिम वो क्या हो जाएगा, उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइस। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 मिनट में हमने पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा सेक्शन एटीसीसीडी रिवाइज कर डाला है, ओनली एंड ओनली 5 मिनट में। तो ये बच्चों हमारा एक सेक्शन रिवाइज हो गया एटीसीसीडी। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना। इसके बाद बच्चों मैंने सोचा है कि एटीसीसीडी हमने पूरा रिवाइज कर लिया, अब इसमें से कुछ भी पढ़ेंगे, मैंने सारी बातें आपके लिए एक एक बार जो है बोल दी है। अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, और वो सेक्शन कौन सा है मित्रों? वो सेक्शन है हमारा एटीडी, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एटीडी में आपको डिडक्शन क्यों मिलती है? क्योंकि या तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है, या फिर आपने किसी और हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कराई है। राइट? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फिर से। एटीडी में डिडक्शन क्यों मिलती है? या तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, या फिर आप लोगों ने क्या किया है, या फिर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को सब्सक्राइब किया है, या फिर आपने जो है क्या किया है, या फिर आपने किसी और नोटिफाइड हेल्थ स्कीम को जो है सब्सक्राइब किया है। ओके, इन शॉर्ट हम इसको बोल देते हैं कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की आपको डिडक्शन मिलती है। खास बात याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे ये डिडक्शन इंडिविजुअल को मिल रही है, चाहे आर हो चाहे एनआर हो। मेरे साथ, चाहे आर हो चाहे एनआर हो, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो। अच्छा, इसके बाद बच्चों आपने एक चीज देखनी है कि यहां पे 2 तरह की आपको डिडक्शन मिल रही है। एक अपने स्पाउस के लिए, सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। याद रखिएगा, सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। बच्चों इसकी समरी बना लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे कि यहां पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट 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 डिपेंडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस एटीडी, डी से डिपेंडेंट, याद रखिएगा। ओके, तो सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के केस में आपको 25,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। पेरेंट्स के केस में आपको एडिशनल 25,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। और याद रखिए बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए, अगर सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड में से कोई सीनियर सिटीजन हुआ तो आपको 25 की जगह 25,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। यह बात याद रखनी है कि अगर मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, खर्चा किया है 10,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस पे, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं और अपने मेडिकल इंश्योरेंस पे 10,000 का खर्चा किया है, बताओ डिडक्शन कितने की मिलेगी? जल्दी से चैट में बता दो, लेट मत करना बेटा। मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, खर्चा किया 10,000 रुपए का, डिडक्शन कितना? 10K 10K 10K, बिल्कुल 10K। जो बच्चे बोल रहे हैं 25,000, नलॉय को डांट खाओगे बेटा। 25,000 ऊपर वाली लिमिट है। अगर इसी केस में मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, फिर से मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं और मैंने खर्चा किया है 35,000 रुपए का, 35,000 रुपीज का, अब बताओ डिडक्शन कितने मिलेगी? कम ऑन एवरीवन, बहुत ही बढ़िया, 25,000 रुपए की जो है वो मुझे डिडक्शन मिलने वाली है। आई होप सिचुएशन क्लियर है हर किसी को। कम ऑन गाइज, कम ऑन, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, छा गए आप लोग। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं सीनियर सिटीजन हो गया तो भाई मुझे डिडक्शन मिलेगी कितने की? अब 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मुझे मिल सकती है। अपर लिमिट 50 है। मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैंने इंश्योरेंस कराया 40,000 रुपए का तो 40,000 की मिलेगी। मैंने इंश्योरेंस कराया 60,000 रुपए का तो भैया 50,000 रुपए की मिलेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन। ओके, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही पेरेंट्स का भी केस है। अगर मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और मैं पेरेंट्स का जो है वो क्या कराता हूं, पेरेंट्स का जो है मेडिकल इंश्योरेंस कराता हूं, तो उस केस में जो है याद रखिएगा मुझे एडिशनल 50,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है मिल सकती है। यानी कि इस सेक्शन में बोल सकता हूं कि ओवरऑल डिडक्शन जो है वो 1 लाख रुपए तक की जा सकती है। अगर एक व्यक्ति है जो सीनियर सिटीजन है और उसके पेरेंट्स भी जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो टोटल मिला के वो डिडक्शन कितने तक की क्लेम कर सकता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, 1 लाख रुपीज तक की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोल दीजिए। बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, सीनियर सिटीजन का बच्चों फंडा हमेशा आपने अपनी जिंदगी में याद रखना है कि भैया इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, मेरे साथ, इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया और उसकी एज क्या है? कम ऑन, 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और यहां बच्चों मैंने आपको बेसिक्स में एक बात बहुत अच्छी तरह समझाई थी कि अगर किसी का बर्थडे जो है 1 अप्रैल को आता है, 1 अप्रैल को अगर उसका जो है 60th बर्थडे आ रहा है तो बेटा वो इस ईयर के लिए भी 60 ईयर का जो है वो माना जाएगा। याद आती है आपको ये बात कि नहीं आती है दुष्टो? कम ऑन, किसी का बर्थडे अगर 1 अप्रैल को आ रहा है तो बेटा वो उससे प्रीसीडिंग ईयर के लिए भी 60 ईयर का माना जाएगा, क्योंकि उसके 60 साल कंप्लीट हो गए थे 31 मार्च को।
एवरीवन, बहुत ही बढ़िया, आ जाइए। देन इसमें बच्चों एक और चीज़ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन कितनी है? 5,000। क्या ये 5,000 की एक्स्ट्रा लिमिट है? आंसर इज नो। ये 5,000 की लिमिट जो है ओवरऑल की लिमिट के अंदर ही इंक्लूडेड रहेगी। और ये 5,000 की लिमिट क्या सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चाइल्ड और पेरेंट्स के लिए अलग अलग है या दोनों के लिए कंबाइन है? कमान, कौन बताएगा? वेरी गुड प्रीति, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड जयंत, बहुत ही बढ़िया। कंबाइंड है, कंबाइंड है, कंबाइंड है, अलग अलग नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बच्चों एक खास बात ध्यान रखिएगा, और वो खास बात आपको कैसे समझ आएगी? वो खास बात आपको ऐसे समझ आएगी कि भाई साहब वैसे तो मोड ऑफ पेमेंट अगर मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूं तो होना चाहिए क्या? आपका मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए एनी मोड अदर देन कैश। हाँ जी, एनी मोड अदर देन कैश। लेकिन याद रखिएगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कैश में भी पेमेंट करेंगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 5,000 रहेगी, और ये 5,000 ओवरऑल लिमिट के अंदर इंक्लूडेड है, और ये 5,000 पेरेंट्स और सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को मिला के है। ये बात समझ आती है या नहीं आती है? बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। फीलिंग प्राउड इंडियन, बहुत ही बढ़िया। चलो जी आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट केस पे। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल की बात। इंडिविजुअल की बात करते हैं एचयूएफ। एचयूएफ को भी इस सेक्शन में जो है वो डिडक्शन मिल जाती है, और एचयूएफ का अगर कोई मेंबर सीनियर सिटीजन होगा तो 25,000 की जगह जो है वो 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन। लीजिए, इंश्योरेंस किससे लेना है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी से या कोई भी इंश्योरर से जो इंप्रूव्ड है, किससे? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से। इसमें बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने जो है इंश्योरेंस यहाँ पे लिया था और ये तारीख थी 10 अगस्त, राइट। तो अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखिए, लिखा होगा 4 साल का इंश्योरेंस लिया है, लेकिन बेटा ये प्रीवियस ईयर कितने कवर कर रहा है हमें ये देखना होता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। आपका इंश्योरेंस आज की डेट में आप एक साथ जो है वो 4-5 साल का ले सकते हैं। आपने 4 साल का इंश्योरेंस लिखा होगा, लेकिन सब प्रीवियस ईयर कितने कवर कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो मैंने नीचे मार्क भी किया है कि 1 2 3 4 5 प्रीवियस ईयर जो है कवर करता है। 1 2 3 4 5 प्रीवियस ईयर कवर करता है। इंश्योरेंस 4 साल का है, 1 2 3 4, लेकिन प्रीवियस ईयर कितने कवर कर रहा है? 1 2 3 4 5। तो अब से अब मान लो यहाँ पे आपने 40,000 का जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था। मुझे बताइए डिवाइड किससे करेंगे? 5 से करेंगे या 4 से करेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? 5 से या 4 से? वेरी गुड जयंत, शाबाश। आकाश, बहुत ही बढ़िया, छा गए मित्रों, छा गए एकदम, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तुम लोग बेटा फाइनल में जा रहे हो, पक्की बात। तो याद रखना कि यहाँ पे आप लोगों को जो है इसे 5 से डिवाइड करना है। बहुत ही प्रसन्नता मुझे हो रही है आप लोगों का ये फीडबैक देखते हुए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कोई भी बच्चा जो है इसको भूलेगा नहीं किसी भी हाल में। बाकी इसके अंदर बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि भाई अगर कोई पेरेंट जो है वो सीनियर सिटीजन है, पेरेंट जो है वो सीनियर सिटीजन है और उसको इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है, तो पेरेंट की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन वो डिडक्शन क्या, उसकी कोई अलग से लिमिट है या वो भी ओवरऑल लिमिट ऑफ 50,000 के अंदर इंक्लूडेड है? मुझे कौन बताएगा? अलग से लिमिट है या ओवरऑल के अंदर इंक्लूडेड है? ओवरऑल के अंदर इंक्लूडेड है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर ऐसा हो कि भाई मम्मी भी सीनियर सिटीजन, पापा भी सीनियर सिटीजन, पापा का इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा है, मम्मी का इंश्योरेंस हो गया है, तो पापा की मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा मिल जाएगा और मम्मी के इंश्योरेंस का भी खर्चा मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन टोटल 50,000 से ऊपर नहीं जा सकता। याद रखेंगे, याद रखेंगे, कम ऑन, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ बेटा। देन इसके बाद ये फ्रैक्शन वाला पॉइंट मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि आपने कौन से प्रीवियस ईयर से इसको डिवाइड करना है। इलस्ट्रेशंस वगैरह मुझे उम्मीद है कि हमने क्लास में जो है कर ली थी डिडक्शंस चैप्टर की। अब आ जाते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन 80DD। हाँ जी बच्चों, तो अब बात करते हैं हम लोग 80DD की। डीडी से बच्चों मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने याद रखना है डिपेंडेंट डिसेबल। मेरे साथ साथ डीडी से क्या याद रखना है, जल्दी बता दो बेटा? डिपेंडेंट डिसेबल। तो अगर किसी, ये पहले रिडक्शन मिल किसको रही है? इंडिविजुअल एचयूएफ, लेकिन मार्क करके रखना बेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। कम ऑन, कौन सा इंडिविजुअल एचयूएफ बेटा? रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसने खर्चा किया है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, ट्रेनिंग पे, रिहेबिलिटेशन पे ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। याद रखिए खर्चा कहां पे हो रहा है? कम ऑन, याद रखिए खर्चा कहां पे हो रहा है बेटा? मेडिकल ट्रीटमेंट पे। किसकी मेडिकल ट्रीटमेंट पे? डिपेंडेंट डिसेबल की। ट्रेनिंग पे, रिहेबिलिटेशन पे ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल। या फिर आपने किसी इंश्योरर को जो है अमाउंट पे कर दिया है ताकि जो है मेंटेनेंस के लिए पैसा निकलता रहे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो ये आपका अमाउंट जो है यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाती है। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अच्छा जी,
इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लोगों को मैक्स, यहाँ पे जो डिडक्शन की लिमिट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो कवर करा देता हूँ। डिडक्शन की लिमिट है वो 75,000 और 1,25,000। ये बात बच्चों याद रखनी है, यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट जो आपने स्पेंड किया है वो मैटर ही नहीं करता। आपने डिपेंडेंट डिसेबल की ट्रीटमेंट पे मेडिकल एक्सपेंस किया, डिपेंडेंट डिसेबल की आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई है और आपने जो है ट्रेनिंग या रिहेबिलिटेशन कराई है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 75,000। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी जो होती है 80% एंड अबव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80% अबव, तो उस केस में जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगी कितनी, जल्दी बता दो बेटा, 1,25,000 रुपए की। अमाउंट स्पेंड यहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। हाँ, आपको एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो देनी पड़ेगी मेडिकल अथॉरिटी से, एक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर रीअसेसमेंट की रिक्वायरमेंट थी, यानी सर्टिफिकेट आपको 3 साल के लिए मिला था, तो 3 साल बाद आपको जो है वो फ्रेश एक सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर बच्चों याद रखिएगा, जो डिपेंडेंट डिसेबल था वो प्री डिसीज कर जाता है। प्री डिसीज मतलब उस डिपेंडेंट डिसेबल की जो है मृत्यु हो गई और जो है अब पैसा मिल रहा है किसको, जिसने वो लाइफ इंश्योरेंस, जिसने वो उसके लिए वो एन्युटी करवाई थी उसको, तो भाई से वो टैक्सेबल होता है, उस पर 1010D एप्लीकेबल नहीं होता है। कम ऑन, उस पर 1010D एप्लीकेबल नहीं होता है। 1010D क्या होता है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, ये पता चलता है हमें कौन से सेक्शन से। कम ऑन एवरीवन, टेल मी, 1010D से। वहाँ पर लिमिट्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। एक टाइम पीरियड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12-13 से पहले का था 20%, 12-13 के बाद था 10%। एक बार चेक करना, ज़रा चेक करना बच्चों, 12-13 के बाद था 10% और 13-14 ऑनवर्ड्स हो गया था कि भाई 10% है रेगुलर व्यक्ति के लिए और 15% है जो डिसेबल है उसके लिए। लाइफ इंश्योरेंस के आपको यहाँ पे जो है मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ, आई होप आपने सुन लिया। लाइफ इंश्योरेंस के लिए बच्चों आपको मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ। 12-13 से पहले था, कोई भी पॉलिसी 12-13 से पहले ले रखी है तो उसमें क्या था, कमॉन क्या था, जल्दी बताओ, 20%। वेरी गुड। उसके बाद हो गया था 10%, फिर हो गया था 10 से 15%। ठीक है, एक बार वो टाइम लिमिट चेक कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताई है, प्लीज़ एक बार चेक कर लो बच्चों। लीजिए, तो एक बार वो ईयर आप लोगों ने चेक कर लेना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे डिपेंडेंट का मीनिंग क्या है। डिपेंडेंट का मीनिंग है भाई साहब स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर मेनली डिपेंडेंट। याद रखिएगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति खुद जो है वो डिडक्शन क्लेम करना चाहता है, मैं फिर से बोलता हूं, अगर कोई व्यक्ति खुद डिडक्शन क्लेम करना चाहता है तो बेटा उसके लिए एक सेक्शन बना हुआ है, कौन सा, 80U। अब हम वो रिवाइज नहीं करेंगे। क्यों रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम है 80DD जैसा। जब कोई व्यक्ति डिपेंडेंट डिसेबल को मेंटेन कर रहा है, जो मेंटेन कर रहा है वो डिडक्शन लेना चाहता है तो DD, और अगर खुद कोई व्यक्ति 80DD की डिडक्शन लेना चाहे तो बड़ी दिक्कत थी कि वो कैसे ले, क्योंकि भाई वो अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहा है, वो कैसे दिखाएगा, इसलिए उसको 80U में जो है वो भेज दिया। आई होप दिस इज क्लियर। कम ऑन गाइस, कम ऑन। और HUF के केस में याद रखना है, HUF को भी डिडक्शन मिल जाती है बेटा। यहाँ पे मैंने आपको मार्क भी कराया था कि रेजिडेंट, इंडिविजुअल और HUF है, और HUF के केस में अगर कोई भी मेंबर को वो मेंटेन कर रहे हैं तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80D। राइट, याद रखिए, अगर कोई 80U में डिडक्शन ले रहा है तो क्या उसको मेंटेन करने वाला भी 80DD में डिडक्शन ले सकता है? कम ऑन, आंसर इज बिग नो, वो ऐसा नहीं कर सकता है। अच्छा जी, आ जाइए अगले सेक्शन बच्चों, 80DDB। 80DDB, वहाँ पे डिपेंडेंट डिसेबल था, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिजीज की मेडिकल ट्रीटमेंट है। DD में डिपेंडेंट डिसेबल था, मेरे साथ साथ बच्चों बोलते चलें, DD में डिपेंडेंट डिसेबल था और यहाँ पे हमारे पास DDB में क्या है, कम ऑन टेल मी, स्पेसिफाइड डिजीज की मेडिकल ट्रीटमेंट। स्पेसिफाइड डिजीज की मेडिकल ट्रीटमेंट 80DDB। तो ये किसको डिडक्शन मिलती है सर जी? ये मिलती है एन SSC हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स डिडक्शन टू एन SSC हु इज रेजिडेंट इन इंडिया बीइंग एन इंडिविजुअल एंड HUF। बीइंग एन इंडिविजुअल एंड HUF रेजिडेंट इन इंडिया होना जो है वो जरूरी है। राइट, डिडक्शन किस किस के केस में, वही डिपेंडेंट सेम है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर मेनली डिपेंडेंट, और HUF के केस में सर कोई भी मेंबर जो मेनली डिपेंडेंट है HUF पे। अच्छा जी, डिडक्शन आपको किस बात की मिल रही है? आप करा रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, मेरे साथ आप करा रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, किसकी? स्पेसिफाइड डिजीज की मेडिकल ट्रीटमेंट जो है आप करा रहे हैं। क्वांटम ऑफ डिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 40,000 और 1 लाख। 40,000 और 1 लाख, यहाँ पे सीवियरिटी की बात नहीं है, यहाँ पे बात है एज की। नॉर्मल केस में जो है वो कितनी है, 40,000। राइट, और अगर एज की बात करूं, अगर सीनियर सिटीजन है बच्चों, तो उसके लिए डिडक्शन कितनी मिल सकती है, 1 लाख। ध्यान दीजिएगा सर मेरी बातों पे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं। 80DD डिपेंडेंट डिसेबल में आपका अमाउंट स्पेंड हम लोग नहीं देखते थे, लेकिन 80DDB में हम बोलेंगे 40,000 और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। एक बार मेरे साथ रिपीट कर दीजिए, DD डिपेंडेंट डिसेबल क्या था हमारा, 75,000, 1,25,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट स्पेंट। अच्छा जी, और DDB
मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिजीज, DDB, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिजीज कितना 40 और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, 1 लाख और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। इज दैट क्लियर गाइस? कम ऑन कम ऑन कम ऑन टेल मी। अच्छा, यहाँ बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ये देखिए कि ये है भाई साहब एक एसएससी, इस एसएससी ने जो है खर्चा किया 70,000 रुपये का खर्चा किया है किस पे? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट डिसेबल पे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट पे और मेडिकल ट्रीटमेंट पे 70,000 का खर्चा किया है। अब ये डिडक्शन मांगने गया तो वैसे तो उसको 40,000 तक की डिडक्शन मिल जाती, लेकिन अगर मेडिकल इंश्योरेंस ने या फिर एम्प्लॉयर ने कुछ रिम्बर्स कर दिया है, मेडिकल इंश्योरेंस ने या फिर एम्प्लॉयर ने कुछ रिम्बर्स कर दिया है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम 70,000 में से, मान लो रिम्बर्समेंट आई है 25,000 की, रिम्बर्समेंट आई है 25,000 की, हम बेटा 70,000 में से 25,000 माइनस करेंगे या 40,000 में से 25,000 माइनस करेंगे? कौन बताएगा? 70,000 में से या 40,000 में से? कम ऑन, 70,000 में से या 40,000 में से? आंसर इस 40,000 में से। ये बात मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, याद रखिएगा इस बात को। तो ये इसका एक स्टार पॉइंट हो सकता है, ब्राउनी पॉइंट हो सकता है बेटा। ब्राउनी क्या होती है आपको पता है कि नहीं पता है? ब्राउनी वही होती है बेटा जो वैलेंटाइन डे पे मिलती है, जो बर्थडेज पे मिलती है। खैर छोड़ दो इस बात को, आ जाइए। ये बात आपको समझ आई तो ठीक है, नहीं तो घर जाके पोगो देख लीजिएगा। ओके फिर हमें यहाँ पे सर एक चीज़ और है कि भाई सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट प्रिस्क्रिप्शन चाहिए बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट का। किससे? न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट और सच अदर स्पेशलिस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। आई होप आप ये बात ध्यान रखेंगे। कम ऑन बोल दीजिए। अच्छा, और ऐसे बच्चों याद रखना कि हमारे पास जो है ना 80DD, अपने 80DD के अंदर भी हमें जो है भाई साहब याद रखना है कि अगर रीअसेसमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो रीअसेसमेंट चाहिए होगी हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। आई होप ये बात याद रख लेंगे। जल्दी बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिए। चलिए आइए अब चलते हैं बच्चों 80E पे। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कितने सेक्शंस हमने निपटा दिए, कितने सेक्शंस डाउन हो चुके हैं बच्चों? 80CCD हो गया, D हो गया, DD हो गया और DDB हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं ई फॉर एजुकेशन। कम ऑन, ई फॉर एजुकेशन। तो 80E में आपको डिडक्शन मिलती है। किसको डिडक्शन मिलती है? इंडिविजुअल एसएससी को। और याद रखिए इंडिविजुअल लिखा है सिर्फ, इंडिविजुअल लिखा है सिर्फ। कम ऑन, इंडिविजुअल लिखा है यानी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सारे आ गए। 80E में आपको डिडक्शन मिलती है जो आप इंटरेस्ट नॉट प्रिंसिपल, इंटरेस्ट नॉट प्रिंसिपल, याद रखिएगा। जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं किस पे? एजुकेशन लोन के लिए जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी जो है आपको डिडक्शन मिलनी होती है सेक्शन 80E में। एक बात। दूसरी बात, सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी को मिलती है। अच्छा याद रखिएगा हायर एजुकेशन के लिए बेटा, कौन सी एजुकेशन के लिए? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कौन सी होती है बेटा? जल्दी बता दो। जो वेरी गुड, वेरी गुड, जो बेटा फर्स्ट फ्लोर या फिर उससे ऊपर जो एजुकेशन लेते हैं बैठ के उसे हम बोलते हैं हायर एजुकेशन। हाँ बोल दो दुष्टो। जो क्लास 12th के बाद हायर एजुकेशन लेते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए जो आप लोगों ने लोन लिया है उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी डिडक्शन मिलती है आपको किस पे? अंडर सेक्शन 80E। किस किस को मिल सकती है आप डोनेशन, किस किस को मिल सकती है डिडक्शन? या तो आपने अपनी खुद की एजुकेशन के लिए लोन लिया हो, हिज हायर एजुकेशन, और फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर रिलेटिव, या तो अपनी एजुकेशन के लिए या हिज और हर रिलेटिव। अब रिलेटिव में कौन कौन आता है? स्पाउस है, चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन में याद रखिएगा बच्चों डिपेंडेंट कुछ नहीं लिखा है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है और साथ साथ में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके वो लीगल गार्जियन है। याद है बच्चों बागबान का एग्जांपल दिया था, सलमान खान के लिए जो है अमिताभ बच्चन ने लोन लेके सलमान खान को बाहर भेजा, पढ़ाई कराई। तो बेटा अब सलमान खान के लोन पे अमिताभ बच्चन अगर इंटरेस्ट पे करेगा तो 80 में डिडक्शन मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। ऑल्दो सलमान खान उसका अपना बेटा नहीं था, लेकिन सलमान खान का वो कौन था? लीगल गार्जियन था। दुनिया के लिए बागबा होगी, हमारे लिए 80E है बेटा। आ जाओ। हायर एजुकेशन का मतलब हमने जान लिया है, याद रखिएगा। क्या CA एक हायर एजुकेशन है? जल्दी बताएं मुझे चैट बॉक्स में, क्या CA एक हायर एजुकेशन है बेटा? बताओ बेटा बताओ। ये लो कह रहे नहीं। भाई साहब क्यों नहीं? मुझे बताओ से क्यों नहीं? मतलब तुमने अपने ही कोर्स को बोल दिया हायर एजुकेशन नहीं है भाई। तरुण देखो ऐसे चाकू मार रहा है दिल के अंदर, कह रहा है ये क्या बोल दिया सर आपने। बेटा CA हायर एजुकेशन है, याद रखना। बट ये बात अलग है CA के लिए लोन कोई नहीं देता है, क्योंकि MBA की तरह नहीं है ना बेटा कि पास ही होना है ना, उल्टा है ना बेटा। ये देखो आपको मैंने क्लास में नहीं बताया कभी, ये देखो ये है बेटा MBA वाला फनल, आता कोई है जाता हर कोई है। और ये बेटा CA वाला फनल, आता हर कोई है जाता कोई है बेटा, राइट। तो फनल जो है ना हमारा थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए ना लोन ही नहीं देते सर CA के नाम पे। किसी से आप पूछना CA कर रहा हूँ लोन दे दो, तो बोलते भाई साहब ना, किसी फैशन के ज़माने में गारंटी की उम्मीद ना रखें। आ जाइए देन बात करते हैं बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई पीरियड ऑफ डिडक्शन कितना होगा। जरा ध्यान सुनिएगा,
पीरियड रिडक्शन कितना होगा बेटा? आपको कई बुक में लिखा मिलेगा 7 ईयर, बच्चे घबरा जाते हैं, एक्चुअली में 8 ईयर ही है। पहला वो ईयर होगा जिस साल में आप लोगों ने क्या करा, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी और उसके बाद से जो है 7 ईयर जो है आपको और मिलने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा हुआ है। द डिडक्शन इज अलाउड इन computing total income of the initial assessment year, that is the assessment year relevant to the previous year which SSC starts paying the interest on loan। मैंने आपको क्लास में बताया था कि एजुकेशन लोन ऐसे नहीं होता है कि आपने आज लिया और कल से रीपेमेंट शुरू हो जाएगी, नहीं। आपने 2 साल की MBA करने के लिए एजुकेशन लोन लिया तो आपका तीसरे साल से एजुकेशन लोन की रीपेमेंट शुरू होगी, तो आप तीसरे साल से वो पीरियड जो है शुरू करेंगे और तीसरा साल प्लस अगले 7 साल टोटल मिला के 8 साल तक आपको डिडक्शन मिल सकती है। और दी रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर, अगर आपने 5 साल में लोन निपटा दिया तो डिडक्शन आपको 5 साल मिलेगी, और अगर आपका लोन जो है 10 साल में निपट रहा है तो बेटा डिडक्शन आपको कितने साल मिलेगी, जल्दी बताइए। मलिका जी 7 + 1 कर दो 8, हाँ ठीक है, वेरी गुड, 8 ईयर्स के लिए मिलेगी। चलिए आ जाइए, बहुत ही बढ़िया सौम्या जी, बहुत ही बढ़िया। अनुकृति, संजना, सिर्फ लड़कियां लिख रही हैं चैट में। तरुण ने भी लिख दिया, तरुण कह रहे नहीं मैं भी हूँ, नहीं मतलब मैं भी हूँ, मतलब मैं भी हूँ चैट में, वही नहीं कह रहा कि मैं भी लड़की हूँ, कह रहे मैं भी हूँ। आ जाओ प्लीज़, हाँ जी प्लीज़। लोन कहाँ से लेना है बच्चों? या तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया हो या फिर बेटा किससे लिया हो, कम ऑन जल्दी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो। चलो भाइयों आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बेटा। अब 80E पढ़ेंगे। 80E बच्चों, ये 80E ना एक्स की तरह है, चली गई लेकिन याद बहुत आती है, आज भी कहीं ना कहीं हमारे पासवर्ड बन जाती है। वाह 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 वाह, चली गई लेकिन याद बहुत आती है, आज भी कहीं ना कहीं हमारा पासवर्ड बन जाती है। जरा ध्यान से देखना, रोहित की मुस्कान बता रही है कि बहुत पासवर्ड लगाए भाई ने। जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये पुराना सेक्शन है लेकिन आज भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इंडिविजुअल है, लोन लिया था एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही बोलना। इंडिविजुअल है, लोन लिया था, मेरे साथ, इंडिविजुअल है, लोन लिया था फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वैल्यू ऑफ हाउस नॉट स्टैम्प ड्यूटी, बार बार बोल रहा हूं ध्यान से, वैल्यू ऑफ हाउस नॉट स्टैम्प ड्यूटी इज लेस देन इक्वल टू 50 लाख। लोन आपका 16-17 में सैंक्शन हुआ हो, सर ये इतनी पुरानी बात क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि भाई साहब ये क्वेश्चन में दे देंगे, एक भाई साहब ने लोन लिया था 16-17 प्रीवियस ईयर में और उसका हाउस प्रॉपर्टी का आपके ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा, उसकी डिडक्शन मिलेगी 80E के अंदर आपको, और फिर आप सोचते रहोगे हमारे साथ हुआ गया। याद रखिएगा बच्चों, इंडिविजुअल है, लोन लिया था एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वैल्यू ऑफ हाउस लेस देन इक्वल टू 50 लाख, स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, वैल्यू ऑफ हाउस है, और लोन जो है सैंक्शन हुआ था 16-17 में, लोन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 35 लाख, और एसएससी के पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस जो है एज ऑन डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन नहीं है, तो उसको रिडक्शन मिलेगी किसकी बेटा? इंटरेस्ट की। और ये इंटरेस्ट की रिडक्शन अमाउंट कितना होने वाला है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 50,000 विच एवर इज लेस, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और ₹50,000 विच एवर इज लेस। इंडिविजुअल लिखा है तो आर और एनआर दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे 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 राज दुलारे बच्चों, के हाउस प्रॉपर्टी में जो 2 लाख की आपको डिडक्शन मिलती थी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में, वो आपने ध्यान रखनी है कि भाई साहब वो 2 लाख वहां पे आप ले सकते हैं, उसके आगे कोई इंटरेस्ट होगा तो वो आके आप यहाँ पे जो है वो अवेल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट पेबल 2,25,000 था, हर्षित जाग जाओ नालायक दुष्ट, हाँ जी, अगर आपका इंटरेस्ट पेबल जो है 2,25,000 था तो 2 लाख की डिडक्शन आप वहां पे ले लीजिए, 25,000 की डिडक्शन आप यहां पे ले लीजिए। अगर 2,60,000 था तो 2 लाख की डिडक्शन आप वहां पे ले लीजिए, और यहां पे ओनली 50,000, ओनली 50,000 बच्चों। ओके लीजिए, तो ये बच्चों हमने देख लिया। और बैंक हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिफिनेशन में कौन कौन है जरा ध्यान रखिएगा। बैंकिंग कंपनी है और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अगर कोई है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है? कोई भी पब्लिक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जिसका मेन काम है कि भैया लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेज इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, एनबीएफसी जो है वो यहाँ पे नहीं आती है, एनबीएफसी जो है वो यहाँ पे नहीं आती है। अच्छा जी, चलते जाइए चलते जाइए। अब बच्चों आते हैं नए सेक्शन पे जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 80E, 80E, हमने वो 80E पढ़ा था, शायद मैंने उसे EA बोल दिया था गलती से, वो 80E था बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 80E। 80E में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, सेम फंडा है, सेम फंडा है कि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने लोन लिया है, लोन लिया है इंडिविजुअल ने, किसके लिए? एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरेस्ट पेबल आपको जो है डिडक्शन मिलेगी कब? पहला डिफरेंस, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, वहां पे था वैल्यू, यहां पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, वहां पे था वैल्यू, यहां पे है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और कितनी बेटा? लेस देन इक्वल टू 45 लाख। लोन सैंक्शन 31 मार्च 2022 तक। आई से भाई साहब बहुत दुख देगा, आई से बहुत दुख देगा, आपको बोलेगा मकान की आपको जो है वो पोजीशन तो मिली है 22-23 में, लेकिन लोन सैंक्शन हो गया था 31 मार्च 2022 को। क्या आप एलिजिबल होंगे? क्या आप एलिजिबल होंगे? जल्दी बताइए।
क्लास में ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी, क्वेश्चन भी कराया था। आंसर इज यस, आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली जो ईई में डिडक्शन ले रहा है वो भाई साहब ईईए में डिडक्शन नहीं ले सकता है। एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस जो है वो उसके पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों डिडक्शन की लिमिट याद रखिएगा, 1,50,000 रुपये और अमाउंट विच एवर इज लेस। ऑब्वियसली दिस इज इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख which we were eligible to take deduction under section 24 clause B of the chapter house property. Done. आ जाओ जी। देन बच्चों आगे चलते हैं। ये हमारा एटीए के ऑलमोस्ट सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। ऑब्वियसली एक ही अमाउंट की डिडक्शन आपको 2 सेक्शन में नहीं मिल सकती। अगर आपने किसी और प्रोविजन में डिडक्शन ले लिए तो आप यहाँ पे डिडक्शन जो है वो नहीं ले पाएंगे। अच्छा जी, देन चलते हैं बच्चों आगे। भाई सर्टेन टर्म्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी एनबीएफसी नहीं है। एक बच्चा बोला था एनबीएफसी है, एनबीएफसी यहाँ पे भी एनबीएफसी नहीं है। हाँ, ईईबी में एनबीएफसी आने वाली है, ध्यान रखिएगा। नितिन गडकरी जी को एक बार थैंक यू बोल दीजिएगा। इंडिविजुअल है और उसने परचेज किया बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल। इंडिविजुअल है और उसने परचेज किया, कमॉन टेल मी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके तो इंटरेस्ट की जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। लोन होना चाहिए परचेज के लिए। अगर आपने डेट पे जाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल किराए पे लिया है और किराया देने के लिए आपने लोन लिया है तो क्या आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी क्या? नहीं बेटा, आ जाओ। सो लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। लोन आपका सैंक्शन कब होना चाहिए? 1/4/2019 से 31/3/2023 के बीच में। और सैंक्शन किससे होना चाहिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे एनबीएफसी भी आती है मेरे साथ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे कम ऑन एवरीवन एनबीएफसी भी आती है। तरुण पढ़ रहे हो, मुझसे ही बात कर रहे हो, या बेटा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लगा रहे हो? पढ़ लो, आ जाओ। एन एसएससी शुड बी एन, हाँ जी, एसएससी शुड बी एन व्हाट? इंडिविजुअल बेटा। हम लें या अंडरटेकर ले, जॉन सीना ले, कोई भी ले, इंडिया में आओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, हमसे डिडक्शन ले लो। आप लोग किसकी? इंटरेस्ट की। अच्छा, मैक्सिमम डिडक्शन बच्चों यहाँ पे कितनी मिलने वाली है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और ₹1,50,000 विच एवर इज, हाँ जी, विच एवर इज लेस। याद रखिएगा डिडक्शन कब तक मिलेगी? जब तक है जान, यानी जब तक लोन चलेगा तब तक जो है आपको डिडक्शन मिलती रहेगी। याद रखिएगा, ईयर्स टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूज। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में एनबीएफसी आती है? बिल्कुल आती है। कौन कौन सी? नंबर 1 डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नंबर 2 नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, यानी कि जिसके जो टोटल एसेट्स हैं वो 500 करोड़ और मोर थे एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। इस तरह की एनबीएफसी बच्चों हमने एक जगह पे और देखी थी, अगर आपको याद हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 43B अंडर द हेड पीजीबीपी। सर वो तो आपने रिवाइज नहीं कराया, और जब तक आप रिवाइज नहीं कराओगे हम कैसे पढ़ लें? हम डिपेंडेंट नहीं है, हम गजब के डिपेंडेंट हैं। आ जाओ बच्चों। दुष्ट हो तुम, दुष्ट, सच बता रहा हूं, दुष्ट हो। अभी डांट लगाऊंगा तुम्हारी, रुक जाओ थोड़ी देर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल बच्चों याद रखिएगा, पहली बात पावर्ड एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रिक मोटर होना चाहिए। हाइब्रिड नहीं चलेगी। हाइब्रिड क्या होती है बेटा? कभी कभी जो है वो पेट्रोल पे, कभी कभी जो है वो इलेक्ट्रिक। ना, फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, और उस इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। जी हाँ भाई और बहनों, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेक लगाएं बिजली पाएं, ब्रेक लगाएं बिजली पाएं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ब्रेक लगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। याद रखिएगा, ये हमारा सेक्शन 80EB एग्जाम में आने के चांसेस इसके हैं बहुत सारे, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। अब तो बच्चों आपका फेवरेट सेक्शन आने वाला है 80G, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये ऐसा सेक्शन है जिसपे बच्चों अपने आप जो है अलग से क्वेश्चन डेडिकेटेड बन के आ सकता है। मोदी जी का फेवरेट सेक्शन, जवाहरलाल नेहरू जी का फेवरेट सेक्शन, जो भी प्रधानमंत्री चाहता है बस यही प्रधानमंत्री बनता है, कहता है मेरा नाम आना चाहिए सेक्शन के अंदर, बाकी बातें ठीक है। आ जाओ जरा देखते हैं 80G बेटा, इज्जत देने वाला सेक्शन, सिर्फ इंडिया ही है। सेक्शन के आगे जी, बिस्किट के आगे जी, सब के आगे जी बेटा हम लोग लगा के चलते हैं। आ जाओ 80G। सबसे पहले जरा गौर फरमाइए, एनएसएससी। एसएससी का मतलब कौन? यत्र तत्र सर्वत्र। कंपनी को भी मिल जाएगी क्या डिडक्शन? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन के बच्चों हमने 4 पार्ट बना रखे हैं, 1 2 3 और कहाँ गया? और 4। सबसे पहले बच्चों हम लोग हमेशा किसको पढ़ते हैं? 2, प्रधानमंत्रियों का सेक्शन बच्चों, प्रधानमंत्रियों का सेक्शन। याद रखिए किसका सेक्शन? प्रधानमंत्रियों का। प्रधानमंत्री जहां जहां जाते बेटा वहां क्या आ जाता है? सूखा। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर उनकी बेटी कौन? इंदिरा गांधी। उनका बेटा कौन? राजीव गांधी। ये 4 याद रख लीजिए। और इसके अलावा कोई भी बड़े बड़े नाम सुनने को मिले तो बेटा कहां पे ले जाना? 1 में ले जाना। 1 और 2 की खासियत मैं आपको बता दूं, 1 में आपको डिडक्शन मिलती है कितनी? 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। आकाश पाल इतने दिनों बाद आया, नालायक गलत बोल रहा है।
हाँ जी, 1 में डिडक्शन मिलती है कितनी? 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। 2 में डिडक्शन मिलती है कितनी? 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। अगर किसी ने पूछ लिया कि क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है तो बेटा ले कोनी मोर को सीधा कर देना, मैं तुम लोगों को अभी सिखाऊंगा, रुक जाओ, क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है। अच्छा, अब बच्चों 1 में आता क्या क्या है, जरा ध्यान से सुन लो। 2 को छोड़ के कोई भी बड़ा नाम दिखे बेटा कहां पे ले जाओगे? 1 में। बल्कि 2, 3, 4 हम पढ़ लेंगे और 2, 3, 4 को छोड़ के जो भी दिखे वो कहां पे ले जाओगे? 1 में। पीएम केयर फंड सबका फेवरेट फंड बेटा कहां पे? कम ऑन जल्दी बताओ। दुनिया पूछ रही होगी पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, हम पूछ रहे हैं वो 1 में आता है कि 2 में आता है? 100% रिडक्शन दोगे कि 50% रिडक्शन दोगे? सीए स्टूडेंट के दुख अलग है बेटा। आ जाओ, इसके बाद जरा आगे चलते हैं। 3 वाले पे ध्यान दीजिएगा। अगर सर जी आपने गवर्नमेंट को डोनेशन दी है फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, पहले तो इन लोगों से मिलाओ कि खुद के 5 बच्चे हैं और गवर्नमेंट को डोनेशन दे रहे हैं बेटा फैमिली प्लानिंग के लिए। खैर कोई बात नहीं, डिडक्शन दे देंगे 100%, सब्जेक्ट टू व्हाट? क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है अभी देखेंगे। अच्छा, अगर सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंपनी ने डोनेशन दी है स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए, किसी कंपनी ने डोनेशन दी है स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए, तो बेटा उस कंपनी को भी 100% डिडक्शन मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। इज दैट क्लियर? कम ऑन, इसमें ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट में सिर्फ कंपनी आती है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी आती है, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा जी, आ जाइए 4th वाला बच्चों। 4th वाले में बच्चों याद रखिएगा, एक छोटी सी अमेंडमेंट है, अभी आपको बताता हूं क्या है। आपने 4th वाले में सबसे पहले देखना है कि 4th का फर्स्ट पार्ट क्या है, कि आपने अगर किसी इंस्टीट्यूशन को जो है वो डोनेशन दी है, किस लिए डोनेशन दी है? फॉर चैरिटेबल पर्पस। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन फंड है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बना था, आपने उसको डोनेशन दिया तो आपको डिडक्शन मिलती है 50%, बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अमेंडमेंट ये है कि आज की डेट में आपको ATG के 4th पार्ट के फर्स्ट वाले पार्ट में डिडक्शन तभी मिलेगी जब गवर्नमेंट सामने वाले इंस्टीट्यूशन से भी चेक कर लेगी कि भैया इतने इसने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। याद रखिएगा, मैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देता हूं, मुझे पर्ची तो मिलती है, लेकिन सरकार अब क्रॉस वेरीफाई भी करेगी भैया वो चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी वो पर्ची दिखाई है या नहीं दिखाई है। अगर वो पर्ची नहीं दिखाई होगी तो बेटा तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी तुम्हारे से हो गई है ठगी। हेलो, आ जाओ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या आता है, अब आपने गवर्नमेंट को जो है वो डोनेशन दी है फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो याद रखिएगा वो 4 के अंदर आता है, यानी 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। उसके बाद बच्चों आपने ध्यान रखना है, अगर हाउसिंग डेवलपमेंट नीड्स के लिए, सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ हाउसिंग अकोमोडेशन और फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एटसेट्रा इंप्लीमेंटेशन आप करवा रहे हैं, किसकी? हाउसिंग अकोमोडेशन की नीड को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो आप 4th में आते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को आप लोगों ने बढ़ावा देने के लिए डोनेशन दी है, तो भी बेटा 4th में आ रहे हैं। फिर आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और या फिर ताजमहल, कुतुब मीनार एटसेट्रा जो भी ऐसी जगहें हैं, लाल किला वगैरह, इनकी रिनोवेशन और रिपेयर के लिए डोनेशन दी है, तो बेटा आपको डिडक्शन मिलेगी अगेन 5th वाले पार्ट, मतलब 4th वाले पार्ट के अंदर 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। नाउ व्हाट इज क्वालिफाइंग लिमिट बच्चों? यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान लगाइएगा। क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है मेरे प्यारे 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 राजदुलारे बच्चों? 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालने का फॉर्मूला बच्चों ये है कि सबसे पहले आप GTI निकालें, GTI में से सारी डिडक्शन माइनस कर दें एक्सेप्ट ATG, 111A, 112, 112A माइनस कर दें। ये सारी इनकम जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। उस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% निकाल लीजिएगा। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात पे जरा फोकस करिएगा, साथ जुड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने अगर एक बार ये AGTI निकाल ली, आपने उसका 10% लगा के क्वालिफाइंग लिमिट निकाल दी, तो क्या करोगे? 1 और 2 पे तो लगती नहीं है क्वालिफाइंग लिमिट, 3 और 4 पे लगती है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी डोनेशंस देखोगे और जितनी डोनेशंस की पर्चियां 10% से, जितनी डोनेशंस की पर्चियां आपकी क्वालिफाइंग लिमिट से उनको फाड़ देंगे और फिर उसके बाद जो है परसेंटेज लगाएंगे। याद रखिएगा, अगर बच्चों C और D वाली यानी 3rd और 4th वाली दोनों पर्चियां हैं, तो पहले 3rd वाली को एग्जॉस्ट करेंगे, C वाली को एग्जॉस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें कितनी % रिडक्शन मिल जानी है? 100%। याद रखिए, फॉर एग्जांपल आपकी क्वालिफाइंग लिमिट आई 60,000 रुपए की, आपकी डोनेशन जो है वो 3rd वाले पार्ट में थी 40,000 और 4th वाले पार्ट में भी थी 40,000, टोटल 80,000 है। आपको पर्चियां फाड़नी है, आपको पर्चियां फाड़नी है बच्चों। 60,000 तक अपनी डोनेशन को लिमिट रखना है। किसकी पर्चियां फाड़ोगे? 3rd वाले की कि 4th वाले की? जल्दी बताओ। 4th वाले की। वेरी गुड, 4th वाले की पर्चियों को फाड़ के फेंक देंगे। अब इसमें डिडक्शन कितनी मिलेगी? 40 की तो 40 मिल जाएगी, और जो हमारी 20 बच गई थी उसके ऊपर हमें 10,000 की डिडक्शन मिलेगी, यानी टोटल 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। क्लास में भर भर के जो एग्जाम्पल्स करवाए थे, बोल दो हाँ के ना, बोल दो दुष्टो हाँ के ना, जल्दी बोलो। लो जी, तो ये हमारा बच्चों एक सेक्शन और है, और वो सेक्शन कौन सा हुआ हमारा? 80G। अच्छा,
इसमें कुछ खास बातें और हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 ध्यान से देखिएगा। अगर आपने किसी खर्चे की डिडक्शन कहीं पहले ले ली है तो भाई साहब आपको जो है फिर वो डिडक्शन यहाँ पे दोबारा नहीं मिलेगी, यानी एक एक्सपेंस की एक ही जगह पर डिडक्शन मिल सकती है। डोनेशन इन काइंड, घर के भांडे टिंडे बर्तन उठा के बेच दिए, हाँ भाई हाँ, अभी अभी तक श्रीलंका में ऐसा हुआ है, मैंने सुना है कि भाई साहब किसी कंट्री ने श्रीलंका में उनके लिए कुछ वेलफेयर के लिए सामान भेजा और भाई साहब अपने घर का कचरा उठा के भेज दिया, पुराने लत्ते वत्ते कपड़े बड़े उठा के भेज दिए। श्रीलंका वालों ने भी भाई साहब उन्होंने बोला ये लो मुरलीधरन की स्पिन बॉल, उन्होंने भी वापस भेज दी बेटा उनकी कंट्री में, रिटर्न गिफ्ट दे दिया। एनीवेज, अच्छा याद रखेंगे बच्चों ये वाला पॉइंट, भाई साहब अगर कैश में आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 2000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। 2000 से ऊपर की पेमेंट करी तो अब बताओ 3000 की पेमेंट करिए कैश में, डिडक्शन कितनी मिलेगी? 3000 की पेमेंट करिए कैश में, डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1000 या जीरो? 1000 या जीरो? परिणीता पाटिल, चोक स्लैम बेटा तुम्हारे लिए। पुष्पांजलि यादव तुम्हारे लिए बेटा चोक स्लैम। किसी को अब तो चोक स्लैम पता है ना, मैंने क्लास में दिखा भी दिया, अब तो चोक स्लैम होता क्या है? आंसर इज जीरो, जीरो भैया, जीरो। 2000 तक है तो डिडक्शन मिल जाएगी, अगर 2000 से ऊपर आपने कैश पे करा तो आपको 1 भी रुपए की डिडक्शन जो है वो नहीं मिलने वाली है। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। एक बच्चों फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे केस स्टडी बेस में जो है कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, कि अगर ध्यान सुनिएगा कि अगर असेसी ने डोनेशन दी लेकिन उसके बिजनेस से उसका कुछ रिलेशन नहीं है तो भी क्या डिडक्शन ले लेगा? आंसर इज यस। तो यहां पे बच्चों एटीजी में डिडक्शन लेने के लिए हमें बिजनेस से कोई भी नेक्सस नहीं चाहिए। ओके, देन अगला पॉइंट बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया है, वैसे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, इधर देखिएगा जरा, फोकस कीजिएगा। देखो भाई साहब, अब क्या हुआ, पीएम केयर फंड बना, पीएम केयर फंड बना, पीएम केयर फंड में भारतीय एयरटेल ने जो है पैसे डाले और भारतीय एयरटेल के बहुत सारे एम्प्लॉइज ने जो है भारतीय एयरटेल को पैसे दिए। पीएम केयर फंड ने भाई साहब एक सर्टिफिकेट उठाकर दे दिया भारतीय एयरटेल को। अब सारे एम्प्लॉय चिल्ला रहे हाय हमें भी डिडक्शन चाहिए, हमें भी डिडक्शन चाहिए, हमें भी डिडक्शन चाहिए। पीएम केयर फंड हर किसी को तो सर्टिफिकेट देगा नहीं, कम ऑन, यस और नो? तो अब इन्होंने बोल दिया कि अगर ऐसा केस है तो भाई एम्प्लॉय ने जेन्युइनली कंट्रीब्यूशन किया है, पीएम केयर फंड भारतीय एयरटेल को सर्टिफिकेट दे दे, भारतीय एयरटेल जो है वो एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट दे दे और भाई साहब उसके बेसिस पे एम्प्लॉय जो है वो अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। हाँ के ना? हाँ के ना? यस। अच्छा, एक छोटी सी बात बच्चों और जो मैंने आपको बता दी है कि अगर आपने याद करो फोर्थ वाले पार्ट में पॉइंट 1 में आपने डोनेशन दी थी यानी कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, जहां पे 50% की डिडक्शन मिलती थी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, तो उस केस में आप लोगों को डिडक्शन तभी मिल पाएगी, विल बी अलाउड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेट डोनेशन फर्निश्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। यानी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने वो इन्फॉर्मेशन आगे दी है, मेरे साथ, चैरिटेबल ट्रस्ट ने अगर वो आगे इन्फॉर्मेशन दी है तभी आप डिडक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज सर आपको वो डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, वो वेरिफिकेशन होगी, सीबीडीटी जो है उसको वेरीफाई करने वाला है। इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस। तो कितने सेक्शंस बच्चों हम लोगों ने डाउन कर दिए, जरा मुझे बता दो जल्दी से, कौन कौन से सेक्शन हो गए हमारे? 80 CCD, 80D, 80 इसके बाद हमारा कौन सा हुआ? DD, फिर कौन सा हुआ? DDB, फिर कौन सा हुआ बेटा हमारा? E, फिर हुआ EEA और फिर हो गया EEB और फिर हो गया हमारा 80G। क्या बोलती? पब्लिक। हाँ 80U तो फ्री है, 80U तो बेटा इसके साथ फ्री गिफ्ट है। डन? और कोई था? 80EE भी हो गया हमारा, हाँ 80EE भी हो गया, वेरी गुड। लो जी, इतने सेक्शन सर हम लोगों ने जो है वो डाउन कर दिए अभी तक। अब सर इसके बाद जो अगला सेक्शन कौन सा है सर उसको उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं, कोई घबराने की बात ही नहीं है ना? आ जाओ जरा जल्दी से मेरे साथ। हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, डिडक्शन के पार्ट 2 रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने बच्चों रिवाइज कर लिया था, कहाँ तक अगर आपको याद हो तो हम लोग 80G तक जो है रिवाइज कर चुके थे। 80G तक क्या बोलती पब्लिक, है ना? आज बच्चों हम लोग रिवाइज करेंगे 80GG को। स्पीड थोड़ी हाई रखेंगे क्योंकि सर ये है रिविजनरी क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने घर पे काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर ली है और अब आप रिवीजन क्लासेस देख रहे हैं और एग्जाम के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 80GG की बच्चों डिडक्शन किसको मिलती है? 80GG की डिडक्शन जो है वो मिलती है हर उस व्यक्ति को जिसको एचआरए नहीं मिलता, लेकिन वो बेचारा रेंट पे करता है अपनी अकोमोडेशन के लिए फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, राइट? तो उसको 80GG की जो है वो डिडक्शन मिल जाती है। अब ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन यही है कि भैया उसको रेंट जो है वो रिसीव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सीधा यहाँ से पढ़िएगा, और वो बात यह है कि उसका असेसी का खुद का, उसकी स्पाउस का, उसके माइनर चाइल्ड का या फिर उसके एचयूएफ का कोई और अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए उस प्लेस पे जहाँ पे वो किराए पे लेके जो है वो रह रहा है। और अगर उसको छोड़ के कहीं और भी अकोमोडेशन है तो वहाँ पे आप हाउस प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यू जो है वो निल नहीं मानेंगे, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड में आप उसको नहीं ले जाएंगे। फिर से बोल देता हूँ बेटा, 80GG की डिडक्शन मिलती है तब जब आपको एचआरए ना मिल रहा हो, आप रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रेंट पे लेके रह रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आपका खुद का, स्पाउस का, माइनर चाइल्ड का, एचयूएफ का कोई और जो है अकोमोडेशन नहीं
होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। एक बात याद रखिएगा कि और कहीं पे भी अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए जहां पे आप उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के या किसी भी तरह हाउस प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यू क्या करवा रहे हो, जीरो। ओके, अच्छा जी। देन बात करते हैं, एसएससी को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है अपनी डिटेल्स को लेके। अब इन्हीं डिटेल्स को लेके वो कैसे जो है कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिडक्शन कितनी मिलती है बच्चों? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम और 25% ऑफ टोटल इनकम, या फिर आपका अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, विच एवर इज, हाँ जी, विच एवर इज लोअर। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। याद रखिएगा, अमाउंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, 25% ऑफ टोटल इनकम और अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। यहाँ पे बच्चों एक कैच है, और वो कैच क्या है आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगी ना, वो वैसे ही निकलेगी अराइव्ड आफ्टर मेकिंग ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, बट बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, जैसे कि हम लोग 80G में निकालते थे। आइए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, 80GGA। 80GGA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें पढ़ के तो जानी है। 80GGA में क्या होता है, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दी है तो आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80GGA के अंदर। एक बात बच्चों याद रखिएगा कि अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम है तो आपको 80GGA में डिडक्शन नहीं मिलेगी, फिर तो आपको सेक्शन 35 ऑफ पीजीबीपी के अंदर ही डिडक्शन मिल जाएगी। और पीजीबीपी में जो रूरल डेवलपमेंट वाला पॉइंट होता था 35CCA, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च हमने पढ़ा हुआ है, तो अगर आप लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं और आपका बिजनेस है तो आपको सेक्शन 35 में जाकर डिडक्शन क्लेम कर लेनी चाहिए। ये बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि एक बार रीड करने का मन करे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज पीजीबीपी के अंदर हम ये सारी चीज़ें जो है पढ़ चुके हैं। हम आते हैं सीधा यहाँ पे कि रिस्ट्रिक्शन क्या है। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन यही कि अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम है तो आपको जो है यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, अच्छा जी। दूसरी बात आपने ध्यान से देखना है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर खर्चे की डिडक्शन किसी और प्रोविजन में अंडर इनकम टैक्स क्लेम करी है तो भी आपको उसकी डिडक्शन यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेगी, यानी एक खर्चे की डिडक्शन सिर्फ एक बार। तीसरी कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल 80G की तरह है कि भैया आप लोग अगर कैश में पे करोगे तो 2,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लोगों ने 2,000 से ऊपर कुछ पेमेंट करी है कैश में तो आपको 1 रुपये की भी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट बच्चों अमेंडमेंट का है। अमेंडमेंट कोई खास नहीं है, जैसे 80G में था कि आपने चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दी है तो आपको ऑल दो 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट डिडक्शन मिलती है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट डिडक्शन मिलती है। बट उसमें अब आज की डेट में गवर्नमेंट क्या करती है, चैरिटेबल ट्रस्ट को भी जो है इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती है कि मिस्टर एक्स ने जो है हमें डोनेशन दी थी, तभी मिस्टर एक्स को जो है वो डिडक्शन मिलती है। ये बात मैंने आपको बताई थी क्रॉस चेक वाली 80G में। सेम बात बच्चों यहाँ पे एप्लीकेबल है आपके 80GGA के अंदर। ओके, 2 सेक्शन बच्चों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं 80GGB। तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं 80GGB। अब ये 80GGB क्या बोलता है बच्चों, बहुत ही आसान है। 80GG में आपको डिडक्शन मिलती है कंपनीज को। सबसे पहली बात तो अगर कंपनीज ने पॉलिटिकल पार्टी को क्या दी होती है, हाँ जी, कंपनीज ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी होती है, या इवन एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्लो डाउन होकर बोल रहा हूँ, अगर कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी के अखबार में ऐड दी है तो भी 80GGB में डिडक्शन मिल जाती है। पीजीबीपी में इस बात की रिडक्शन नहीं मिलती है। एवरीवन फोकस, इन बातों को सुन लीजिए, बस दिमाग में रख के चले जाइएगा। पीजीबीपी के केस में अगर कंपनी ने या किसी और एसएससी ने क्या दिया है, डोनेशन दिया है, कहाँ पे डोनेशन दिया है, पॉलिटिकल पार्टी को, या पॉलिटिकल पार्टी के अखबार में कुछ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कराई है, तो पीजीबी में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से सेक्शन 80GGB के अंदर कंपनीज को जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, एक बात बच्चों अगर आपको मैं डिफरेंस भी फील कराऊं, देखिए पीजीबीबी में डिडक्शन मिलती तो कंपनीज को ज़्यादा फायदा होता, क्यों, उसकी वजह से लॉस आ सकता था और लॉस को जो है वो क्या कर सकते थे, आगे हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको। लेकिन अगर बच्चों मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करने लग जाता हूँ आपसे कि अगर 80GGB में डिडक्शन मिलेगी तो याद रखिएगा बच्चों, डिडक्शंस कैन नेवर एक्सीड योर ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शंस कैन नेवर एक्सीड योर, कम ऑन एवरीवन टेल मी, ग्रॉस टोटल इनकम। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलिए। बहुत ही बढ़िया। आइए देन यहाँ पे इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलेगी, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर आपने डोनेशन दी है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। याद रखिएगा कैश में अगर आपने पेमेंट करी है तो आपको डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एक बार फिर बोल दूं बच्चों, कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी है, क्या वो 80GGB के लिए एलिजिबल है? कम ऑन,
क्या वो एलिजिबल है? आंसर इज यस, बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल एलिजिबल है। पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग दे रखा है, एज सच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली अ पॉलिटिकल पार्टी मीन्स अ पार्टी विच इज रजिस्टर्ड अंडर 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ATGGC की बात करूं बच्चों, तो कंपनी को छोड़ के और कोई व्यक्ति अगर डोनेशन देता है पॉलिटिकल पार्टी को तो उसको जो है यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है ATGGC में। सेम बात है कि कैश में अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको डिडक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। साथ साथ में याद रखिएगा, कोई लोकल अथॉरिटी है या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है जिसे होली या पार्टली फंड कर रहा है सरकार, यानी फंड कर रही है गवर्नमेंट, तो उसको भी डिडक्शन जो है वो क्लेम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। दिस वॉज ATGGC। हमने 3 सेक्शन बच्चों पढ़ लिए हैं, ATGG, GGA, GGB, और अब बच्चों में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसे बेटा हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं क्या? पंजतारा। राइट, ये सर आपके एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, तो उसको बहुत अच्छे से करके जाएगा। ओके, आयाम पूछ रहे हैं सर GGB, GGC में कोई अपर लिमिट है क्या? मेरे हिसाब से सर GGB, GGC में जो है कोई भी अपर लिमिट नहीं है। जितना मर्जी सरकार को पैसा दीजिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दीजिए और डिडक्शन ले लीजिए। आ जाइए देन नेक्स्ट बात पे चलते हैं बच्चों और देखने की कोशिश करते हैं हम लोग अपने ATJJA को। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों JJAA। पहली बात, ये हर उस एसएससी को मिल सकती है जिसके ऊपर सर 44AB लगता है, यानी कि जिसका टैक्स ऑडिट होता हो। हाँ जी, जिसका क्या होता हो? टैक्स ऑडिट होता हो। फिर उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि भाई साहब डिडक्शन किस चीज़ की मिलती है? जो भी आपने एडिशनल एम्प्लॉय रखे हैं उन एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है उसके 30% की डिडक्शन मिलती है, और आपको वो कितने साल तक मिल सकती है? 3 साल तक मिल सकती है। याद रखिएगा, बस मल्लिका जाग जाओ, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, मेरे साथ बोल लीजिए, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। एडिशनल एम्प्लॉयज की जो सैलरी होगी उसका कितना परसेंट? एवरीवन प्लीज, कितना परसेंट? 30% की जो है आपको डिडक्शन मिलेगी। और ये कितने असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगी बेटा? 3 असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगी, 3 असेसमेंट ईयर के लिए। आइए देन, आपका पहले इन दोनों ब्लॉक्स का मतलब तो यही है कि आपका बिजनेस जो है वो नया होना चाहिए। इस वाले ब्लॉक का मतलब है कि बच्चों एक रिपोर्ट जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और वो रिपोर्ट कब तक जाती है? रिपोर्ट जाती है सर जी आपके लिए जो सेक्शन 44AB में डेट बता रखी है, और 44AB में डेट क्या बता रखी है? 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर 139 सबसेक्शन 1। और वहां पे हमें पता है जिसका टैक्स ऑडिट होना होता है उसकी 139(1) की ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती है। तो बेटा ये वाली जो रिपोर्ट है उससे 1 मंथ प्रायर जानी है, यानी कब तक जानी है? एवरीवन 30th, कम ऑन, कब तक? 30th सितंबर तक। तो ये आपसे बच्चों MCQ फॉर्मेट में जो है पूछ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट? ये ऐसा बोलेंगे कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को हम निल मान लेंगे एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में, अगर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में। पिछले साल 100 थे, इस साल भी 100 ही हैं। मान लो पिछले साल 100 थे, 10 गए, आपने 10 रख लिए, तो देयर इज नो इंक्रीज। लेकिन अगर 10 गए और आपने भाई साहब 20 रख लिए, तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10 एम्प्लॉयज, और ये 10 एम्प्लॉयज की जो है हम लोग क्या मानेंगे? अब जो इनकी सैलरी है वो हो जाएगी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। और भी बातें देखनी है, लेकिन पहली चीज क्या है एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कि इंक्रीज होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज आपने देखनी है कि भाई साहब अगर हम एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को निल मान लेंगे अगर आपने पेमेंट करी है अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और साथ साथ में याद रखिएगा अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिसमें आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे एटसेट्रा। सर ध्यान से बच्चों इस बात को सुनिए कि आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निल मान ली जाएगी अगर आपने प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं करी है। आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निल मान ली जाएगी अगर आपने प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं करी है। गवर्नमेंट करना चाहती है ट्रेस कि भैया जब भी आप पेमेंट कर रहे हो हम चाहते हैं जेन्युइन एम्प्लॉय दिखाओ, अदरवाइज क्या होगा? आप लोग कैश में पे करके फेक एम्प्लॉयज दिखा के यहाँ पे डिडक्शन के मजे ले लोगे। तो बेटा सरकार ने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं? आंसर इज नो बेटा। आ जाओ। अच्छा, इसके बाद एक बात और देखिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि न्यू बिजनेस के केस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है। तो न्यू बिजनेस के केस में बात ऐसी है, इन्होंने यहाँ तो ये लिख दिया कि भाई जो भी अमाउंट आप पे करोगे, जितने भी लोग आपने रखे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उनको जो भी आप अमाउंट पे करोगे वो आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई सब पेमेंट बाय प्रिस्क्राइब मोड वाली कंडीशन नहीं है, पेमेंट बाय प्रिस्क्राइब मोड वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम ये डिडक्शन क्लेम करने जाते हैं तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म नंबर 10DA। वहाँ पे बच्चों आप देखेंगे तो ये कंडीशन लगी हुई है कि आप लोगों के लिए हम लोग कॉस्ट वही मानेंगे जो आपने पे करी है प्रिस्क्राइब मोड से। अगर आपने अदर देन प्रिस्क्राइब मोड से पे करी है तो हम उसे कॉस्ट नहीं मानेंगे। इस बात को ध्यान से सुनिए बच्चों, लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब मोड वाली कंडीशन नहीं है न्यू बिजनेस के लिए, लेकिन बेटा रिटर्न फॉर्म्स के अंदर जो है प्रिस्क्राइब मोड वाली कंडीशन है।
तो अब आप क्या करेंगे एग्जाम के लिए, आप कुछ भी करके आइए लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू लिख के आ जाइएगा। आई होप ये बात क्लियर है। ऐसा हमने इनकम टैक्स में क्या पहली बार देखा है या बहुत बार देख चुके हैं? बहुत बार देख चुके हैं। एग्जाम्पल, हाउस प्रॉपर्टी देखिए, अनरियलाइज रेंट बच्चों एक्चुअल रेंट से डिडक्ट होगा या जीएवी से डिडक्ट होगा? तो भाई साहब लॉ बोलता है एक्चुअल रेंट से, लेकिन हमने देखा है रिटर्न फॉर्म्स में क्या होता है, कम ऑन किससे, जल्दी बता दीजिए, जीएवी से। ओके, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप दोनों व्यू लिख के आ सकते हैं, आ जाइए। देन अगर आईसीए बच्चों को क्वेश्चन देता है इसके ऊपर और हमें दिखता है कि भाई आईसीए ने कुछ कर रखा है तो हम डेफिनेटली उसको कंसिडर कर लेंगे। लीजिए, अब एडिशनल एम्प्लॉय कौन कौन नहीं होगा, एडिशनल एम्प्लॉय कौन कौन नहीं होगा, यानी इन लोगों को हम एडिशनल एम्प्लॉय मानेंगे नहीं। नंबर 1 बच्चों याद रखिएगा, अगर किसी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी जो है वो 25,000 से ज़्यादा जाती है। हाँ जी, अगर किसी एम्प्लॉय की जो एम्यूलमेंट्स हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो 25,000 से ज़्यादा जाती है। अगर किसी एम्प्लॉय का सारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है टूवर्ड्स दी पेंशन स्कीम एटसेट्रा वो कौन करती है? हाँ जी, वो कौन करती है? गवर्नमेंट खुद करती है, राइट। अगर किसी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे सब कुछ, तो वो भी जो है आपका एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। एन एडिशनल एम्प्लॉय हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बच्चों ये सारे पॉइंट्स पता है क्यों रखे गए हैं? थोड़ा लॉजिक भी बता देता हूँ ताकि फेक एडिशनल एम्प्लॉय ना बन पाए। फेक एडिशनल एम्प्लॉय बनाना बड़ा मुश्किल है अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो, राइट। तो ये हो गया हमारा तीसरा एक्सक्लूजन। और चौथा एक्सक्लूजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में इंपैक्ट डाल सकता है कि भाई मिनिमम उसने कितने दिन काम किया हो, 240। अगर उसने 240 दिन से कम काम किया है तो वो एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर सर वो कौन सी इंडस्ट्री में है, अपैरल या फिर आपके फुटवेयर या फिर आपके लेदर प्रोडक्ट्स में काम करता है, तो याद रखिएगा उसके लिए 240 की जगह अगर लेस देन 150 किया है तो वो एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं आएगा। ओके, फिर रिपीट कर दूं बच्चों ये बात, एडिशनल एम्प्लॉय में कौन कौन नहीं आता है उसका एक पॉइंट है कि भाई साहब मिनिमम 240 दिन या उससे ज़्यादा काम किया हो, मिनिमम 240 दिन काम किया हो। अगर लेस देन 240 है तो वो आपके एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं आएगा। और ऐसे ही बच्चों अगर वो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करता है जैसे फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट एटसेट्रा, तो भाई साहब उनके लिए जो है 150 की लिमिट रखी हुई है, क्योंकि इन इंडस्ट्री में कभी कभी जो है सीजनल काम होता है, यानी कि कम समय के लिए जो है वो काम होता है, तो इनको यहाँ पे हमने लिमिट भी उसी हिसाब से दे रखी है। आइए देन बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ऑल दो एग्जाम में मुझे नहीं पता है कैसे पूछेंगे, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या होगा, ये कह रहे हैं कि सर अगर ये एक ईयर है, यहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने जो है 200 दिन काम किया, तो वो इस ईयर के लिए तो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन सर अगला ईयर जब आया तो उसने भाई वहाँ पे जो है 300 दिन काम किया, तो मानेंगे कि उसकी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हुई है और यहाँ पे वो एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन को जो है, क्राइटेरिया को जो है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, ईयर 1 में ही वर्कड फॉर लेस देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज, ईयर 2 में ही वर्कड फॉर स्पेसिफाइड डेज, तो याद रखिएगा ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एम्प्लॉयड इन द सक्सीडिंग ईयर। हम मानेंगे भैया वो एम्प्लॉय ही कब किया गया है, सक्सीडिंग ईयर के अंदर, यानी ईयर 2 के अंदर। ओके, लीजिए, और नीचे लिखा भी साफ साफ, अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर विल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर सच एम्प्लॉय फॉर 3 years फ्रॉम द सक्सीडिंग ईयर। डन। लीजिए, अब बच्चों आपके डिडक्शन में ध्यान से देखिएगा, आपके डिडक्शन में बोल रहे हैं ना आपको 30% ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होगी जरा देख लीजिएगा। एम्यूलमेंट्स में हमने क्या चेक करना है जरा देख लीजिएगा। हमने बोला कि 25,000 से ऊपर की सैलरी नहीं जानी चाहिए, तो सैलरी में क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड कर रखी हैं इधर देखिए। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स की तरफ, चाहे फिर वो पेंशन फंड हो, प्रोविडेंट फंड स्कीम हो या कोई भी फंड हो, या फिर सर कोई भी रिटायरमेंट, कोई भी हम लोग लमसम पेमेंट कर रहे हैं टर्मिनेशन के टाइम पे, सुपर एन्यूएशन के टाइम पे। टर्मिनेशन होता है मतलब निकालना, सुपर एन्यूएशन होता है मतलब वो एज आ जाना जिसके बाद जो है एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है कि सर जी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके जो है उसको रिटायरमेंट दे दी है। तो इन शॉर्ट दो चीज़ें नहीं आएंगी, एक तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स की तरफ पैसा पे किया मेरे साथ, जो रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स की तरफ पैसा पे किया, दूसरा कमान, दूसरा जो लमसम पेमेंट कर रहे हो एम्प्लॉय के जाते समय, एम्प्लॉय के जाने के टाइम पे जो लमसम पेमेंट कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें आपकी एम्यूलमेंट्स में जो है वो नहीं आएगी। बच्चों अपनी पीठ थपथपा लो, ये एक बड़ा सेक्शन था और हमने बहुत स्मूथली रिवाइज किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ बने हुए थे। कम ऑन जल्दी बता दीजिए। ग्रेट। 80 JJAA आ जाओ जी। अब चलते हैं बच्चों आगे, JJAA के बाद हमारे पास क्या आता है, QQB आगे ना, और कोई था बीच में नहीं, JJAA के बाद बच्चों QQB आता है। QQB आपको क्यों क्या किस चीज़ की डिडक्शन मिलती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रॉयल्टी इनकम हुई है ऑथर्स की, रॉयल्टी इनकम ऑथर्स, ऐसे बोलते चलो, रॉयल्टी इनकम ऑथर्स मेरे साथ,
रॉयल्टी इनकम ऑथर्स। अच्छा, अब जरा कुछ बातें सुन लीजिए। मैक्सिमम डिडक्शन आपको यहाँ पे वो कितनी मिल सकती है? 3 लाख की डिडक्शन मिलती है बच्चों इंडिविजुअल को। डिडक्शन मिलती है इंडिविजुअल को, वो भी वो इंडिविजुअल जो रेजिडेंट इन इंडिया है, वो इंडिविजुअल जो रेजिडेंट इन इंडिया है। तो 3 लाख तक की डिडक्शन मिल सकती है इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। और डिडक्शन मिलती है बच्चों यहाँ पे इनकम के नाम की। आपने अगर मेरे साथ क्लासेस की हैं तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इनकम क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बच्चों एग्जांपल भी किया था हमने। यहाँ पे आपको रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन नहीं मिल रही है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस आपकी जो इनकम आएगी आपको वो जो है 3 लाख तक की डिडक्शन उसके ऊपर मिल सकती है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, देन इसके बाद बच्चों आपको पता है कि भाई साहब अमाउंट जो है लमसम में भी आ सकता है और परसेंटेज में भी आ सकता है। अमाउंट जो आ रहा है वो रॉयल्टी ऑफ बुक के लिए आना चाहिए, और बुक कैसी होनी चाहिए? लिटरेचर का कोई वर्क हो, आर्टिस्टिक हो, साइंटिफिक नेचर हो। जैसे कि तुम्हारे बड़े भाई ने भी एक किताब लिखी ना, नीरज और रिफ्लेक्शन। तो अगर मुझे उससे रॉयल्टी आएगी, उस रॉयल्टी से जो इनकम आएगी, क्या बेटा मैं उसकी 80 QQB में डिडक्शन ले सकता हूँ? आंसर इज येस। ओके, लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम डिडक्शन मैं कितनी ले सकता हूँ बेटा? 3 लाख तक की इनकम की जो है वो डिडक्शन ले सकता हूँ। अच्छा, कनेक्ट करना चाहते हो जीएसटी से तो रिवर्स चार्ज याद कर लेना। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ऑथर्स के केस में जो है इन्होंने ऑप्शनल कर दिया है रिवर्स चार्ज को। लॉजिक भी समझाया था मैंने आप लोगों को, कम ऑन, क्योंकि ऑथर चेतन भगत के पास सिर्फ एक ही काम नहीं है, उसके पास बहुत सारे और काम हैं। और अगर बच्चों वो रिवर्स चार्ज में पे करता है तो रिवर्स चार्ज में पे करने से क्या हो जाता है? कनेक्ट करवाऊं? रिवर्स चार्ज में पे करने से क्या हो जाता है? 17(3) के हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एग्जाम सर्विस में काउंट हो जाती है। और एग्जाम में काउंट हो जाती है तो इसके चक्कर में भाई साहब एग्जाम और टैक्सेबल वो दोनों सर्विसेज दे रहा होता है, तो उसको रूल 42 43 लगाने पड़ते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और रायता फैल जाता था। बहुत डिटेल में चला गया मैं इस पॉइंट पे, बट आई होप आप लोगों को कनेक्ट कर पाए हो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, जिन लोगों ने डिटेल में जीएसटी पढ़ा हुआ है। चलिए जी, तो अब बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, कौन सी बुक्स के लिए ये डिडक्शन नहीं मिलती है, कौन सी बुक्स के लिए डिडक्शन नहीं मिलती है। अगर कोई अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक लिखी, जैसे कि RS अग्रवाल, RD शर्मा जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं बेटा, TS ग्रेवाल, DK गोयल, है ना, ऐसा लगता है बस ये पड़ोसी हैं हमारे। अकाउंट्स कहाँ से पढ़ रहा? गोयल से पढ़ रहा हूँ, गोयल से, है ना, कोई रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, गोयल से पढ़ रहा हूँ। एनीवेज, चलिए, कोई गाइड है, कमेंट्री है, ब्रोशर है, डायरीज है, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, जर्नल है, पैम्पलेट्स हैं, इन सब पे भाई साहब आपको 80 QQB की डिडक्शन जो है वो नहीं मिलने वाली है। एंड फॉर श्योर अगर सर आपने कहीं और बेनिफिट क्लेम कर लिया है तो आपको फिर इस एक्ट में जो इस सेक्शन में जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आप जो है भाई सिंपल सी बात है, एक इनकम के रिस्पेक्ट में एक ही भी जगह पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, 2 जगह पे डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। लीजिए, तो अगर एसएससी ने यहाँ पे क्लेम कर लिया, नो डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम इनकम में बी क्लेम्ड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब बच्चों एक खास बात सुनिएगा, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन। ये मेरे ख्याल से 1-2 बार ही आई है, शायद नवंबर 2020 में अगर आप चेक करेंगे उठा के तो आपको मिल जाएगा, नवंबर 2020 के पेपर में या जनवरी 2021 के पेपर में आई हुई थी ये वाली डिडक्शन। मैं आपको फिर भी एक बात बताता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात को, कि अगर 15% से ऊपर की आपको जो है, देखो रॉयल्टी एज अ परसेंटेज में मिल सकती है, लमसम में मिल सकता है, लमसम मिली नो प्रॉब्लम। अगर परसेंटेज में मिल रही है, अगर वो परसेंटेज 15% से ऊपर है, मेरे साथ, अगर वो परसेंटेज 15% से ऊपर है तो बेटा 15% से ऊपर वाली रॉयल्टी को हम लोग इग्नोर करेंगे डिडक्शन के लिए। एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी कराया था, मान लो 90,000 रुपये मिले हैं एंड दैट 90,000 रिप्रेजेंट्स 18%, आपको 18% रॉयल्टी मिली अपने बुक्स की और वो 90,000 का अमाउंट है, तो बेटा हमें उसे 15% कैलकुलेट करना पड़ेगा और सिर्फ 75,000 को ही हम कंसिडर करेंगे डिडक्शन पर्पसेस के लिए। ये समझ आया? ध्यान से देखिए, 90,000 रुपये की रॉयल्टी आई थी, आपने उसे 18% से डिवाइड करके 15% से मल्टीप्लाई करके 15% निकाल लिया। अब ये जो 15% 75,000 आया है, सिर्फ यही एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, यानी पूरा 90,000 डिडक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लास में एग्जाम्पल हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हें याद ना हो, मुझे याद है। आ जाओ बेटा, बेटा याद रखना, इससे से पता चलता है कि तुम याद नहीं रखोगे, ना मुझे ना मेरे एग्जाम्पल्स को भूल जाओगे बेटा। और देखो मैं याद रखूंगा तुम्हें कब कौन सा एग्जाम्पल करा रखा मैंने, दुष्ट पापी कहीं के। हाँ जी, अब बच्चों कुछ और कंडीशंस भी हैं, जरा ध्यान से सुनिए, कुछ और कंडीशंस भी हैं, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन क्या है कि भाई साहब जो व्यक्ति आपको पेमेंट कर रहा है, हमें उस व्यक्ति से एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, उसमें कुछ डिटेल्स भी चाहिए होंगी, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। देन एक कंडीशन और है जो इंपॉर्टेंट है, अगर रॉयल्टी बाहर से आ रही है, मेरे साथ, अगर रॉयल्टी बाहर से आ रही है तो याद रखिएगा विद इन 6 मंथ्स जो रॉयल्टी आएगी सिर्फ वही कंसिडर की जाएगी, 6 मंथ्स के बाद जो रॉयल्टी आएगी वो कंसिडर नहीं की जाएगी।
6 मंथ्स तक जो रॉयल्टी आएगी वही कंसिडर की जाएगी, 6 मंथ्स के बाद जो रॉयल्टी आएगी वो कंसिडर नहीं की जाएगी। सर एक एग्जांपल दो। बेटा पूरा एग्जांपल यही बनाया था हमने क्लास में। मान लो 90,000 रुपये की रॉयल्टी मिली है, 18% है। अच्छा, तो पहले तो मैंने इसका 15% निकाला, 15% निकला 75,000 रुपये। और फिर बच्चों याद रखिएगा, मान लेते हैं कि बाहर से रॉयल्टी आई थी पूरी की पूरी और सिर्फ 17,000 रुपये आए थे 6 महीने के अंदर, तो वह 75,000 भी एलिजिबल नहीं है। अब सिर्फ कितना अमाउंट एलिजिबल हो जाएगा रॉयल्टी की डिडक्शन के लिए? कम ऑन एवरीवन टेल मी। 70,000 रुपये जो है वो एलिजिबल रहेगा। ओके, एक बात याद रखिएगा, कितने महीने के अंदर जो है पेमेंट आ जानी चाहिए? 6 मंथ्स के अंदर जो है पेमेंट आ जानी चाहिए। और ये पीरियड जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बढ़ा भी सकती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द पापा बैंक। इज दैट क्लियर? कम ऑन, बैंकों में बैंक, रिजर्व बैंक, अभी आएंगे अभी आएंगे। अच्छा सर, क्या ये हमारे सिलेबस का पार्ट है? पर्टिकुलर एज में भी प्रिस्क्राइब नहीं बाबू, नहीं, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं। क्या क्या पढ़ोगे, मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं बिल्कुल भी। आ जाओ, तो मैंने बता दिया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आरबीआई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो इस अमाउंट को जो है बढ़ा भी सकती है। मजे की बात बताऊं, जो नवंबर में जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आया था, सेम कॉपी पेस्ट यही क्वेश्चन आया था, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट उठा के ये क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं आरआरबी। आरआरबी कौन बेटा? क्यूक्यूबी का छोटा भाई। आरआरबी में किसके डिडक्शन मिलती है? रॉयल्टी की। बस रॉयल्टी यहाँ पे किस चीज़ के लिए है? पेटेंट के लिए। वहाँ पे रॉयल्टी किसके लिए थी बेटा? आप ऑथर थे, आपने बुक लिखी थी, रॉयल्टी इनकम हुई थी, वहाँ पे उसकी डिडक्शन थी। यहाँ पे आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी है, आपने उसका पेटेंट जो है किसी को यूज़ करने के लिए दिया है, उसकी रॉयल्टी मिल रही है, वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अमाउंट सेम है। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है? एवरीवन एवरीवन साथ साथ रहो बेटा, कनेक्ट रहने की कोशिश करो, अटेंटिव रहने की कोशिश करो। मैक्सिमम रिडक्शन कितने की मिल सकती है? 3 लाख रुपए की जो है मैक्सिमम रिडक्शन यहाँ पे आपको मिल सकती है। परसेंटेज वाला पंगा है नहीं, बाहर से आ रही है तो 6 महीने में आ जानी चाहिए, या वो 6 महीने का पीरियड जो एक्सटेंड करा सकते हैं। कौन कर सकता है बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है बेटा? द वन एंड ओनली द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक हु लेंड्स मनी टू अदर बैंक, द बैंक हु गिव्स मनी टू गवर्नमेंट, एंड दैट इज आरबीआई। डन, बहुत ही बढ़िया। लीजिए बच्चों, और कोई बच्चों इसके अंदर पॉइंट नहीं है? हाँ ऑब्वियसली, अगर सर इस सेक्शन में आपने रिडक्शन ले ली तो किसी और प्रोविजन में आपको इसकी रिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होने वाली है। डन, बाकी सारे पॉइंटर्स बच्चों हमने कवर कर लिए। आ जाइए मेरे फेवरेट सेक्शन पे आ जाते हैं, एटीटीटीए एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट। पंचतारा 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 आएगा आएगा आएगा, याद रख के जाएगा जाएगा जाएगा। एटीटीटीए बच्चों क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनो। एटीटीटीए बच्चों डिडक्शन दिलवाता है किसको? सेविंग्स अकाउंट में अगर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको तो बेटा डिडक्शन दिलवाता है। और डिडक्शन आपको कितने की मिलती है? अमाउंट रिसीव वो 10,000 विच एवर इज लेस। मान लो आपको पूरे साल में सेविंग्स बैंक अकाउंट से जो है वो इंटरेस्ट मिला था 7,000 रुपए का, तो बेटा आपकी डिडक्शन कितनी होगी? 7,000 रुपए की। अगर आपको इंटरेस्ट मिला था 17,000 रुपए का, 17,000 रुपए का, तो आपकी डिडक्शन कितनी होगी बेटा? 10,000 रुपीज की। आई होप ये बात क्लियर है, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट हमने बात कर ली है। अच्छा, आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट बैंक कंपनी में हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो सकता है और पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पोस्ट ऑफिस के लिए जो है आपको एक ब्राउनी पॉइंट बता देता हूं। ब्राउनी पॉइंट से याद आया, एक बार मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर जो आपने ब्राउनी पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी वो हमें एक दिन याद आ गई। याद है ब्राउनी पॉइंट बेटा वो है जो आपको मिलता है बर्थडेज पे और वैलेंटाइन डे पे, आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एज द केस में भी किसी से भी। तो फिर एक ऐसे ही मेरा स्टूडेंट था, उसको ब्राउनी पॉइंट मिल रहे थे तो उसको हंसी आ गई। उसने पड़ोसी ने पूछा क्यों हंस रहे हो, तो उसने बोला अच्छा आप समझ आया ब्राउनी पॉइंट क्या होते हैं। एनीवेज, जिसको समझ आया ठीक है, नहीं तो घर जाके पोगो देखें। अभी आते हैं मुद्दे की बात पे बेटा, सेविंग्स अकाउंट वाला ध्यान रखिएगा। सेविंग्स अकाउंट बच्चों आपका अगर पोस्ट ऑफिस में होता है, प्लीज सेविंग्स अकाउंट अगर आपका पोस्ट ऑफिस में होता है तो बच्चों आपको एक एग्जाम्पशन भी मिलती है, और वो एग्जाम्पशन कितनी होती है? 3,500 रुपीज़ की। अब जरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मान लीजिए मिस्टर ए को जो है वो इंटरेस्ट मिला है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से, और बेटा इंटरेस्ट मिला है कितने का? इंटरेस्ट मिला है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 15,000 रुपए का। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? आप लोग पहले दिखाएंगे इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, जिसमें आप दिखाएंगे 15,000 इनर कॉलम में, और वहां पे 3,500 रुपए की जो है एग्जाम्पशन दे देंगे, और बाकी बचा हुआ अमाउंट 11,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये बाहर आ जाएगा। और फिर बेटा नीचे जो है डिडक्शन मिल जाएगी एटीटीटीए की, वो डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 10,000 रुपए की। अगर बच्चों यही अमाउंट जो है बैंक से इंटरेस्ट में मिला होता, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यही अमाउंट जो है बैंक से इंटरेस्ट में मिला होता, तो हम लोग क्या करते बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग भाई सब क्या करते, अदर सोर्सेज में सीधा जो है 15,000 यहाँ पे दिखा देते, और आपको जो है यहाँ पे नीचे लाके हम एटीटीटीए की डिडक्शन दे देते 10,000 रुपए की। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो। ये मैंने पढ़ाया है तुम्हें, एग्जाम्पल भी यही कराया था तब, लेकिन याद रहे तो ना। दुष्ट पापी नालायक, आ जाओ।
सर आप इतनी डांट क्यों लगाते हो चलते हो हमारी बेटा, तुमने काम ऐसे कर रखे हैं, तुम्हारे पाप धो रहा हूँ मैं बैठ बैठ के, कोई बात नहीं, लेकिन भाई छोड़ेंगे नहीं, हाथ ना छूटे साथ ना छूटे, एग्जाम होगा, मार्क्स आएंगे फिर हाथ और साथ छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ जी, मार्क्स आएंगे पास हो जाओगे तब। लीजिए, तो ये ATTT का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कम ऑन। अच्छा, अगर बच्चों कोई सीनियर सिटीजन है जो एलिजिबल है ATTTB के लिए, तो उसे TTA में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, एक कॉमन बात है रिस्ट्रिक्शन वाली, वो मैं TTB के साथ पढ़ाऊंगा। TTB में बच्चों क्या होता है, डिडक्शन मिलती है सीनियर सिटीजन को। सीनियर सिटीजन कौन है, रेजिडेंट प्लस जिसकी एज जो है वो कितनी हो चुकी है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दीजिए, 60 ईयर्स और मोर। हाँ जी, 60 ईयर्स और मोर ड्यूरिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, राइट। और बच्चों फर्क देखिएगा, TTB में फिक्स डिपॉजिट से भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, सेविंग से भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। और यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट अगेन तीनों के साथ हो, बैंकिंग कंपनी के साथ हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है उसके साथ हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में हो, आपको तीनों जगह पे जो है डिडक्शन मिल जाएगी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन बच्चों याद रखिएगा, मैक्सिमम कितने रहने वाली है यहाँ पे, 50,000। यानी अगर 40,000 का इंटरेस्ट मिला तो 40 और 50 विच एवर इज लेस, अगर 60,000 का इंटरेस्ट मिला तो 50 और 60 विच एवर इज लेस। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब बच्चों जो कॉमन पॉइंट है जरा उसको समझ लीजिए मेरे साथ जल्दी से। ये देखिए बेटा, अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है और या फिर आपका FD वगैरह जो है वो करवा रखी है किसके नाम पे, AOP वगैरह के नाम पे, मतलब AOP या फिर पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह है, तो भाई साहब ना ही AOP को डिडक्शन मिलेगी ATTTA की, और ना ही पार्टनर को डिडक्शन मिलेगी ATTTA की। ऐसे ही FD और सेविंग अगर भाई साहब AOP ने, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने या फिर पार्टनरशिप वगैरह ने करवा रखा है, तो ना ही AOP वगैरह को डिडक्शन मिलेगी ATTTB की, और ना ही पार्टनरशिप फर्म वगैरह यानी पार्टनर्स को भी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक बार बच्चों फिर से आपका फोकस ले आता हूँ, ये देखिए ATTTB तो सिर्फ रेजिडेंट को ही मिलने वाली है क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए है। और अगर ATTTA की भी बात करते हो ना, ATTTA की, तो भाई साहब आपको जरा से देख लीजिए, बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिल रही है आपकी ATTTA। पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, पहली बात तो कंपनी का सेविंग्स अकाउंट खुलेगा ही नहीं, इनके केस में जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इज दैट क्लियर? कम ऑन। ओके, फिर से बच्चों एक बार बोल दूं आपके लिए, ATTTA देखिए किसको मिल रही है सर, ये डिडक्शन मिलेगी बीइंग एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। रेजिडेंट वगैरह यहाँ पे कुछ भी मेंशन जो है वो उन्होंने नहीं कर रखा है, लेकिन अगर आप ATTTB में जाएंगे तो बेटा वो अपने आप ही रेजिडेंट होना पड़ेगा क्योंकि सीनियर सिटीजन है। एक कॉमन बात क्या है, ये वाली बात जो मैंने आपको पढ़ाई, जरा ध्यान से देखिएगा कि भाई डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड ओनली रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ड्राइव इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट मेड बाय इंडिविजुअल और HUF डायरेक्टली। इसका मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है और उसमें ना पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलेगी ना ही पार्टनर को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, ना ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन को डिडक्शन मिलेगी ना ही उसके मेंबर को। इज दैट क्लियर? एक पार्टनरशिप फर्म ABCN फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवा लिया। अब मुझे बताइए बेटा, क्या पार्टनरशिप को डिडक्शन मिलेगी TTA की? नहीं। क्या उसमें से किसी पार्टनर को डिडक्शन मिलेगी उस पर्टिकुलर सेविंग बैंक अकाउंट के लिए? नहीं। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? लीजिए सर, तो ये हमारा TTA और TTB भी जो हमने निपटा दिया। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास जो एक सेक्शन बचा है कौन सा, ATU। और ATU हमने पहले ही पढ़ लिया था। ATU मिलता है सर जी सिर्फ किसको, इंडिविजुअल्स को मिलता है, याद रखिएगा। तो ATU मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को, जो जिनके पास एक सर्टिफिकेट है मेडिकल अथॉरिटी से कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये डिसेबिलिटीज़ भी उसके अंदर काउंट होती हैं। डिडक्शन 75,000 और 1,25,000 डिपेंडिंग अपॉन डिसेबल है या सीवियरली डिसेबल है। सीवियर डिसेबिलिटी बेटा कब होती है, जब ओवर 80% जा रही हो। कम ऑन, जब ओवर 80% जा रही हो। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको अमाउंट स्पेंड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको फ्लैट डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। हाँ, अगर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मेडिकल अथॉरिटी से, और अगर रीअसेसमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट जो है वो फर्निश करना पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइज। चलिए अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम रिवर्स मोड में जाएंगे। अब हम डिडक्शन की कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे और एक मेजर सेक्शन बचा है मित्रों अपना, सेक्शन नंबर 80C गुरु, सेक्शन नंबर 80C पढ़ेंगे। और उससे पहले डिडक्शन की कुछ मेजर बातें हैं, कुछ छोटी छोटी कंडीशंस हैं कि डिडक्शन कौन सी इनकम से अलाउड होती है, कौन सी इनकम से अलाउड नहीं होती है, वो पढ़ेंगे। फिर हमारा डिडक्शन का चैप्टर हो जाएगा फिनिश। डन? बोलिए। चलिए,
फाइनली हम लोग पहुंच गए बच्चों डिडक्शन के आखिरी पार्ट में, और डिडक्शन के आखिरी पार्ट में हम डिडक्शन की शुरुआत करेंगे। पहले कुछ रूल्स बच्चों डिडक्शन को लेकर समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट बातें। याद रखिए, आपकी जीटीआई से ज़्यादा डिडक्शन नहीं जा पाते। मेरे साथ, आपकी जीटीआई से ज़्यादा डिडक्शन जो है वो नहीं जा पाते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बातें बच्चों और छोटी छोटी सी आपको ध्यान रखनी है। वो बातें क्या है? एक तो आपको डिडक्शन जो है रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम करनी है। अगर आपने डिडक्शन रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम नहीं करी तो आपको फिर डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। हाँ जी, अगर आपने डिडक्शन रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम नहीं करी तो बेटा आपको डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। दो बातें, एक तो डिडक्शन जीटीआई से ऊपर नहीं जा सकती, दूसरा डिडक्शन को कहाँ पे क्लेम करना जरूरी है बेटा? अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम करना जरूरी है, अदरवाइज आपको डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। ये तीसरी बात हमने पढ़ी हुई है। मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। याद करो बेटा, 35 एडी, अगर आपको 35 एडी में डिडक्शन मिल गई किसी चीज़ की, तो क्या आप उसे चैप्टर 6A के हेडिंग सी में ले सकते हो डिडक्शन? नहीं। ऐसे ही उसे 10AA में भी क्लेम, सेक्शन 10 में भी क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात याद रखना कि बेटा जो सेक्शन 10 है, ध्यान से सुनना, जो सेक्शन 10 है 10AA SEZ वाला, पढ़ा है आपने? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, चैप्टर नंबर 3 दुष्टो। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑल दो वो एग्जामिशन के चैप्टर में है, लेकिन बेटा उसे अलाउ कैसे करते हैं? एज अ डिडक्शन अलाउ करते हैं। याद है ये बात आप लोगों को? एसईजी वाली इनकम जो होती थी एज अ डिडक्शन अलाउ करते हैं। उसका लॉजिक मैंने आपको बताया था कि भाई एग्जामिशन से आपकी इनकम जो है वो जीरो हो जाएगी, लेकिन डिडक्शन से आपकी इनकम जो है वो लॉस में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। एग्जामिशन मतलब आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा, और डिडक्शन मतलब आपकी इनकम जो होगी उसमें से आपको, आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसमें से आपको डिडक्शन मिलती है। आइए देन इसके बाद बच्चों हम लोग एक दो बातें और करते हैं इसके बारे में। सेक्शन 80AC बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 80AC लगता किस पे है? ध्यान से, 80AC लगता है सर जी सिर्फ हेडिंग सी वाली डिडक्शन पे। हेडिंग सी में डिडक्शन है कौन कौन सी, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, लेकिन इस लिस्ट में से हमारे कोर्स में सिर्फ एक 80JJAA है, 80QQB है और 80RRB है। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं क्या बोलना चाहता हूं। सेक्शन 80C बोलता है कि आपको हेडिंग सी वाली डिडक्शन तभी मिलेंगी जब आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम विद इन ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फाइल कर देंगे। मैं रिपीट करता हूं, आपको हेडिंग सी वाली डिडक्शन तभी मिलेंगी जब अपने रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट में फाइल कर देंगे, जो ड्यू डेट 139 सबसेक्शन 1 में मेंशन है। अब हेडिंग सी में डिडक्शन कौन सी आती है बेटा? ये सारी। लेकिन क्या ये हमारे कोर्स का पार्ट है? क्या ये हमारे कोर्स का पार्ट है? आंसर इज नो, ये हमारे कोर्स का पार्ट बच्चों नहीं है, अदर देन 80JJAA, 80QQB और 80RRB। बताइए, ये बात समझ आती है आपको? अब मैंने जल्दी से बच्चों आपके रिवीजन के लिए रिटर्न समय पे फाइल करने के 4 फायदे लिख दिए हैं। नंबर 1, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नंबर 2, 234A से बच सकते हैं। नंबर 3, 234F से बच सकते हैं। नंबर 4 बच्चों, नंबर 4 आपको चैप्टर 6A हेडिंग सी की अगर डिडक्शन लेनी हो तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं, ये इलस्ट्रेशन 1 है। इलस्ट्रेशन 1 में क्या बता रखा है कि भाई देखो 80JJ क्या बोलते हैं? फॉर ग्रांट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA, फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इज मस्ट फॉर अ कॉर्पोरेट एसएससी। फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन द टाइम अंडर 139 इज नॉट रिक्वायर्ड। बताइए, करेक्ट और नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। वाई नॉट करेक्ट? क्योंकि सर आपकी जो 80JJAA है वो हेडिंग सी में आती है, और हेडिंग सी में अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट में जो है वो फाइल करनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया। टैक्स ऑडिट तो कंपलसरी है ही हर्षित भाई, रिटर्न भी टाइम पे फाइल करनी है। फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर 139 सबसेक्शन 4 विल डिबार एनएसएससी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80QQB। जरा देखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपकी 139(4) कौन सी होती है? 139(4) बच्चों आपकी होती है बिलेटेड रिटर्न। 139(4) आपकी क्या होती है? बिलेटेड रिटर्न। याद है आप लोगों को? रिवाइज होती है 139 सबसेक्शन 5 में, बिलेटेड होती है 139 सबसेक्शन 4 में। 139(4) में अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप लोगों को जो है वो डिडक्शन 80QQB वाली जो है वो नहीं मिलेगी, डिबार हो जाएंगे आप। क्यों डिबार हो जाएंगे? क्योंकि इनकम बेस्ड डिडक्शन तभी मिलती है जब अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दें। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर बच्चों के पास पुरानी किताबें हैं तो यहाँ पे QQB की जगह 80M लिखा होगा। बाई चांस अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो वहाँ पे बाई चांस 80M लिखा हो सकता है। किसी की बुक में है 80M? अगर है तो पहला इंडिकेशन तो ये नालायक पुरानी किताब से पढ़ क्यों रहे हो, लेटेस्ट बुक उठाओ। ठीक है। अब दूसरी बात, 80M जब यहाँ पे लिखा था तो एक बच्चे ने एक्सपोज वीडियो बना दी कि सर ने तो 80M जो है वो पढ़ाया ही नहीं हमें।
नालायक, दुष्ट, पापी, उसको मैं आज दोबारा मैसेज देना चाहता हूँ। एटीएम हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। आईसीआई ने पिछली बार अपनी बुक में गलती से यहाँ पे एटीएम लिख के क्वेश्चन पूछ लिया था और उसने इस बार उसको सुधार लिया ATQQB लिख के, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि एटीएम भी कोर्स का पार्ट है। नहीं बेटा, एटीएम हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये पक्की बात बता रहा हूँ मैं आपको। डन डन लीजिए। तो ये हो गया सर हमारा इलस्ट्रेशन 1 मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कौन कौन सी इनकम से अलाउड नहीं होती, याद रखिएगा 111A, 112, 112A और कैजुअल इनकम। कम ऑन, इन इनकम में से आपको रिडक्शन नहीं मिलती है। और मैंने आपको इसके लिए क्या सिखाया बेटा, जैसे ही आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लें, इसे 2 पार्ट में बांट दें। 111, 112A, 111A था, 111A था, 112A, 112 और आपकी कैजुअल इनकम। इन इनकम को अलग रख लें, बाकी इनकम को अलग रख लें और इसी में से डिडक्शन दीजिएगा। हमने बच्चों जब टोटल इनकम के क्वेश्चन किए, हमने देखा उस पर इसका इंपैक्ट आता है, याद करो। एग्जाम्पल इधर देखना जरा, मान लो मेरी अदर इनकम 4 लाख है और मेरी डिडक्शन बेटा 5 लाख बन रही थी, तो मेरी ये वाली इनकम अब 0 हो जाएगी। बाई चांस मेरी यहाँ पे 2 लाख की इनकम होती और कोई बच्चा ऐसे करके आ जाता कि भाई टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है 6 लाख, उसमें से 5 लाख की डिडक्शन दे के टोटल इनकम 1 लाख निकाल के आ जाता, बताओ वो आंसर गलत होता कि नहीं होता? बिल्कुल गलत होता वो। ये बात समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को? क्लास में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराई थी मैंने आपको इस चीज़ की बच्चों। आपने जीटीआई को हमेशा 2 पार्ट में बांट लेना है, इनकम जिसमें से डिडक्शन नहीं मिलती, इनकम जिसमें से डिडक्शन मिलती है। कम ऑन कम ऑन। आप लोग क्या बोलेंगे कि भाई 4 लाख की मेरी इनकम है, 5 लाख की डिडक्शन है, बट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 4 लाख बिकॉज डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड दी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कौन सी वाली? जिसमें से डिडक्शन मिलनी होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लीजिए, चलते रहिए बच्चों। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों हम लोग, जल्दी से देखिए जरा मेरे साथ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। अब हमारी बस आखिरी डिडक्शन बची है और वो कौन सी, जल्दी बता दीजिए। एटीसी। एटीसी क्या बोलती है, जरा ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा, सुनिएगा। एटीसी बोलता है कि आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे तो आपको जो है डिडक्शन मिलेगी। आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, ये डिडक्शन बच्चों किस किस को मिलती है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। डिडक्शन का अमाउंट कितना रहता है? 1,50,000। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली वो ये है बेटा कि एटीसी में एक आइटम है, बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे आइटम है। उन बहुत सारे आइटम पे टोटल मिला के लिमिट कितनी है? टोटल मिला के लिमिट कितनी है? कम ऑन, 1,50,000। सबसे पहले बच्चों आपने यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लिया, यूनिट लिंक प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड लिया, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखने वाले हैं आप लोग? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा यही याद रखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है 12-13, ये है 12-13 से पहले, 12-13 के बाद। यहाँ पे बच्चों ये पॉलिसी कितनी है? 20%। और यहाँ पे कितनी है? कमाउंट टेल मी, जल्दी बता दीजिए। 10%। और यहाँ पे कितना है कमाउंट? 10% और 15%। जरा एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से बताइएगा। अगर बच्चों मैंने पॉलिसी ली है यहाँ पे और मेरा प्रीमियम जो है वो पेड है 22%, मेरा प्रीमियम पेड है सम एश्योर्ड का 22%। ऑप्शन 1 मुझे बिल्कुल डिडक्शन नहीं मिलेगी, ऑप्शन 2 मुझे 10% तक की डिडक्शन मिलेगी। बताइए, ये बताइए मुझे, बिल्कुल नहीं मिलेगी या 10% तक की मिलेगी? मरनाल, गलत जवाब था बेटा तुम्हारा। 10% तक की डिडक्शन जो है आपको मिल जाएगी, उसके एक्सेस में जो है आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, 10-10D याद है आपको? 10-10D, 10-10D याद है? अगर बच्चों ऐसा केस है कि 22% की जो है मेरी प्रीमियम थी, इस वाले एरिया में 22% का मैंने प्रीमियम पे किया, इस वाले एरिया में 22% का प्रीमियम पे किया, अब जो मुझे मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा? वेरी गुड सुमित, मलिका, रोहित, प्रीति, बहुत बढ़िया। आंसर इज बच्चों वो क्या होने वाला है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दीजिए क्या होने वाला है? बताओ बेटा। टैक्सेबल होने वाला है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर बच्चों याद रखना, प्रीमियम कुछ भी हो, अगर डेथ पे कुछ मिल रहा है, किसी की डेथ पे कुछ मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। मैंने आपको यूलिप वाले केस भी पढ़ाए हैं जो अमेंडमेंट में आए हैं, याद करिए। डेथ के केस में किसी भी एसएससी को कोई भी अमाउंट मिलेगा तो भाई साहब वो क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट। मतलब डेथ के केस में किसी भी फैमिली को कोई भी अमाउंट मिलेगा तो वो क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट। अदरवाइज आपको एक परसेंटेज फॉलो करनी पड़ेगी। मिस्टर ए ने इंश्योरेंस लिया, 22% का प्रीमियम पे करते हैं तो वो 10% तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर ए को मेच्योरिटी का अमाउंट खुद ए को मिल रहा है विदाउट डेथ तो बेटा वो सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, 10-10D नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों ये।
आइए ज़रा चलते हैं और देखते हैं। ये हमारी बात होगी बच्चों लाइफ इंश्योरेंस की। 1010D की बात भी जो है मैंने आपके साथ यहाँ पे कर ली है। ये परसेंटेज मैंने आपको पढ़ा दी है। 31 मार्च 2012 से पहले तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक चलता था। याद रखना बच्चों, एग्जाम में पॉलिसी दे सकते हैं कि पॉलिसी थी 8-9 की, पॉलिसी 8-9 की थी, प्रीमियम कभी भी पे कर रहा हो, पॉलिसी 8-9 की थी, डिडक्शन कितनी मिलेगी? कम ऑन, डिडक्शन 20% ही मिलेगी। याद रखिएगा, ये बात भी हमने क्लास में डिस्कस करी थी। पॉलिसी कौन सी ईयर की, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 12-13 में 10%। और बच्चों 1/4/2013 के बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सर सीवियर डिसेबल है अंडर सेक्शन 80U, या फिर डिसेबल है या सीवियर डिसेबल है, जो 80U में डिसेबिलिटीज लिखी है उनसे, तो बेटा डिडक्शन का अमाउंट कितना हो जाता है? कम ऑन टेल मी। 15% तक जो है वो जा सकता है। मैंने लॉजिक बताया था कि भाई साहब इनके केस में जो है इंश्योरेंस थोड़ा सा महंगा मिलता है। कम ऑन कम ऑन। अच्छा देखिए, ये पॉइंट देख लीजिए। एनी सम रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम 10, 15 और 20% वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन सच केस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद जो है पैसा मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो हम प्रीमियम परसेंटेज देख के टैक्सेबल नहीं करते, हम सिंपली उसे क्या मान के चलते हैं? एग्जेम्प्ट। बोलिए क्या मान के चलते हैं? एग्जेम्प्ट। याद रखेंगे ये बात? नहीं जी, सबके लिए होता है, सबके लिए होता है ये। आ जाओ जी, आगे चलते हैं। अब बच्चों ये अमेंडमेंट याद करो। यूलिप याद है आपको? 1/2/2021 के बाद 1/2/2021 के बाद बच्चों अगर कोई भी यूलिप इशू हुआ है और उसका प्रीमियम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा का है, तो उस यूलिप के बाद भी, उस यूलिप के भी जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो भी अब एग्जाम 1010D में नहीं होगा। और अगर एक से ज़्यादा यूलिप है आपके पास, 1/2/2021 के बाद, और एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीड हो रहा है, एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीड हो रहा है, तो उस केस में भी बच्चों याद रखिएगा, अभी जब इस यूलिप से आपको पैसा वापस मिलेगा तो बच्चों वो भी क्या होने वाला है? वो भी आपका टैक्सेबल होने वाला है। ये बातें हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में जहाँ जहाँ पे भी रिलेवेंट पॉइंट आए थे सब जगह पढ़ते चले थे हम लोग। ये नई अमेंडमेंट है, फिर से बोल देता हूँ बेटा, यूलिप का भी जब पैसा मिलता था तो 1010D लगता था, प्रोवाइडेड दैट सारी चीज़ें परसेंटेज में हो। लेकिन अब यूलिप के इन्होंने एक चीज़ लगा दी है कि भैया यूलिप के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया 2.5 लाख। 1/2/2021 के बाद कोई भी यूलिप इशू हुआ है और उसका प्रीमियम जो है 2.5 लाख से एक्सीड करता है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि अब क्या होने वाला है? सर जी उस यूलिप की मेच्योरिटी वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाली है। एक से ज़्यादा यूलिप लिया है, एक से ज़्यादा यूलिप लिया है, तो हम देखेंगे एग्रीगेट प्रीमियम अगर 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है तो भाई साहब अब उस यूलिप, अब जो है उन यूलिप से जो अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होने वाला है। हाँ, सेम यहीं पे बच्चों, अगर डेथ ऑफ द पर्सन के केस में कुछ मिलता है तो फिर सब कुछ एग्जेम्प्ट है, हमें कोई भी कंडीशन जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? कम ऑन, लीजिए, ये हमारी अमेंडमेंट पार्ट भी जो है कवर हो गया है। 80DD वाला पार्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। डिपेंडेंट डिसेबल के लिए आपको याद है कि आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है एक अमाउंट रखवा सकते हैं जिससे एन्युटी मिलती रहे, और ऐसे केस में अगर डिपेंडेंट डिसेबल प्रीडिसीज कर जाता है तो क्या होगा? अब जो अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होने वाला है। तो डिपेंडेंट डिसेबल था, प्रीडिसीज हो गया, अमाउंट रिसीव हुआ, 1010D उस पर एप्लीकेबल नहीं है, दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल, 1010D उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। हमने चर्चा पहले भी करी हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच्चों, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ भी कर लो 1010D में फॉल नहीं करेगी। मैंने आपको समझाया था, लोग बाग जो है सरेंडर कर देते थे उसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति के लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, और फिर जब उसे पैसा मिलता था वो बोलता था तो लाइफ इंश्योरेंस है, एग्जेम्प्ट कर दो। नहीं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस। और 1010D बच्चों सिर्फ कहां पे लगता है? लाइफ इंश्योरेंस पे लगता है। 1010D में किसी भी प्रकार से डिडक्शन कहां पे नहीं मिल पाएगी? कम ऑन बोल दो। 1010D में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की आपको नहीं मिल पाएगी डिडक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों एटीसी का हमारा खत्म होता है। एटीसी में और क्या क्या है? अगेन आपने कोई एन्यूटी प्लान लिया है, जरूरी नहीं है आपने इंश्योरर से लिया हो, आपने किसी से भी डेफर्ड एन्यूटी प्लान लिया है, बस अब याद रखना है कि उस एन्यूटी प्लान में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए कि आपको बाद में कैश मिलेगा। नहीं, आपने बस किसी के पास पैसे रखवाए कि भाई रिटायरमेंट के टाइम पे जो है मैं इससे एन्यूटी लेता रहूंगा। वो कोई भी कंपनी, कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपने करवाया है तो बेटा आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C में। इसकी ओवरलैपिंग है 80CCC के साथ, 80CCC के साथ इसकी ओवरलैपिंग है। वहां पे भी एन्यूटी प्लान की डिडक्शन मिलती है, यहां पे भी एन्यूटी प्लान की डिडक्शन मिलती है। और दोनों में एक बात याद रखिएगा, जब बेटा एन्यूटी के लिए आप पैसे दे रहे हैं तो डिडक्शन मिलेगी, लेकिन जब एन्यूटी वापस मिलेगी तो वो क्या होने वाली है? टैक्सेबल होने वाली है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। हाँ जी, अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इज दैट क्लियर? एन्यूटी प्लान क्या होता है? आज आप थोड़े थोड़े पैसे देके एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं और एक समय के बाद जो है उसमें से थोड़े थोड़े पैसे जो है आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इतना बहुत है, बोल दीजिए। आइए, देन एक और डिडक्शन बच्चों,
एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पेबल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से अगर कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, किस लिए? फॉर सिक्योरिंग अ डेफर्ड एन्यूटी। अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसा डिडक्ट कर रहे हैं ताकि बाद में उसे रिटायरमेंट के बाद जो है उसे डेफर्ड एन्यूटी मिलती रहे, यानी छोटे छोटा अमाउंट जो है वो रिसीव होता रहे, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, वो भी उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। बट याद रखिएगा एनी अमाउंट ओवर 1/5 ऑफ द सैलरी टू बी इग्नोर्ड। अगर 1 लाख की उसकी सैलरी है तो याद रखिएगा बच्चों सिर्फ 20,000 तक की डिडक्शन उसको इसमें मिल सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। देन एसपीएफ, पीपीएफ, आरपीएफ बिल्कुल क्लियर है। हमने टोटल इनकम का भी एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर भी इंप्लीकेशन देखने को मिला था। कोई भी व्यक्ति अगर आरपीएफ में पैसा डालता है, एसपीएफ में पैसा डालता है तो उसे अपने कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है। यूआरपीएफ में अगर पैसा डालता है तो उसे डिडक्शन एटीसी में नहीं मिलती है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है वो पीपीएफ में पैसा डालेगा तो उसे जो है डिडक्शन मिलेगी। पीपीएफ की एक बात याद रखिएगा, पीपीएफ ईईई पे काम करता है। जब आप पेमेंट करते हैं पीपीएफ में तो भी डिडक्शन, इंटरेस्ट अक्रू होता है, ड्यू होता है तो भी वो एग्जेम्प्ट है, और जब आपको फाइनल पेमेंट मिलती है वो तब भी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। ओके लेकिन आरपीएफ एसपीएफ के रूल क्या बोलते हैं? एसपीएफ में तो सब कुछ एग्जेम्प्ट होता है, आरपीएफ के रूल बच्चों हमने सैलरी में पढ़े हुए हैं। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी के हिसाब से फुली टैक्सेबल मान लेते हैं। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी जो है एग्जेम्प्ट होता है। सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीएफपीआरबी प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस। और इसके ऊपर बच्चों याद रखिएगा जो इंटरेस्ट मिलता है आरपीएफ के ऊपर अप टू कितना परसेंट? 9.5% एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर कुछ भी जाता है तो वो टैक्सेबल होता है। क्विक रिवीजन ये भी करा देता हूं, जब आपको आरपीएफ से पैसा वापस मिलता है तो वो डिपेंड करता है कि आपने अगर 5 साल की लगातार जॉब करी है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। इस 5 साल की बच्चों एग्जेम्पशन की भी कुछ कंडीशंस हैं। इस 5 साल को कम भी कर सकते हैं अगर एम्प्लॉयर ने बिजनेस बंद कर दिया हो, जॉब छोड़नी पड़ रही है बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड दी कंट्रोल। याद आ रही है सारी बातें आप लोगों को? अच्छा एक बात और बोलूंगा बच्चों यहाँ पे, अगर 5 साल से पहले जॉब छोड़ी है और पैसा मिल रहा है तो कैसे टैक्सेबल होगा? जो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो पहले बेसिक सैलरी के पार्ट बनकर टैक्सेबल होता रहता था। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। बताइए कुछ कुछ छवि आई माइंड में कि नहीं आई? जल्दी बता दो। बहुत ही बढ़िया। आइए तो हमने बच्चों इसके साथ जो भी बोनस बनता था हमने सब रिवाइज कर डाला। सुपर एन्युएशन फंड अगेन वही रिटायरमेंट फंड होता है, उसमें कंट्रीब्यूट किया तो डिडक्शन मिलेगी। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपने कंट्रीब्यूट किया है किसी गर्ल चाइल्ड के लिए, या वो आपकी खुद की गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है या आप उसके लीगल गार्जियन है, आपने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया तो आपको डिडक्शन मिलेगी। याद करिएगा बच्चों एक बात, वैसे रोहित ने और पीपीएफ से रिलेटेड बता दिया, अगर जॉब स्विच करता है और आरपीएफ टू आरपीएफ जाता है तो हम मानेंगे कि उसने अभी तक पैसा जो है वो नहीं निकाला है। पुराने वाले एम्प्लॉयर और नए वाले एम्प्लॉयर का टोटल पीरियड जो है वो काउंट होगा। वेरी गुड रोहित। अच्छा सुनिए जरा मेरी बात को, सुकन्या समृद्धि स्कीम में बच्चों ईईई पे काम करता है। आप अमाउंट कंट्रीब्यूट कीजिए, डिडक्शन, इंटरेस्ट बनेगा एग्जेम्प्ट, फाइनल अमाउंट मिलेगा तो भी एग्जेम्प्ट होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप लोग अमाउंट डालेंगे उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन एक बात बच्चों आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे जब इंटरेस्ट आता है तो वो अदर सोर्सेज में उस साल में टैक्सेबल होता है और री इन्वेस्ट मान के उसको हम डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं दोबारा से। लेकिन जब फाइनल ईयर में इंटरेस्ट आएगा तो सिर्फ वो टैक्सेबल होगा और डिडक्शन दोबारा नहीं मिलेगी। क्लास में मैंने बहुत एम्फेसिस देके बात समझाई थी, मैं फिर बोल देता हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आप दोबारा सुन ले। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जब आप पैसा डालते हैं डिडक्शन, उसका जब इंटरेस्ट आता है तो हम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करके दिखाते हैं और फिर री इन्वेस्ट मान के फिर डिडक्शन दे देते हैं। ओके और फाइनल ईयर में जब इंटरेस्ट आएगा बच्चों तो उस ईयर में वो सिर्फ टैक्सेबल होगा, री इन्वेस्ट होगा नहीं, क्योंकि अब आपको जो है वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो रिइंबर्स कर देंगे। ओके अगर नहीं अभी नहीं कैच कर पाए एक बार क्लास देख लीजिएगा, नहीं तो 2-3 बार इसको देखिएगा, मैंने एग्जांपल आपको करा रखा था क्लास के अंदर इसका। आ जाइए देन कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी। वहाँ पे बच्चों आप पहले एन्युटी प्लान किसी के साथ भी कर सकते थे, यहाँ पे स्पेसिफिकली एलआईसी का एन्युटी प्लान लेते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन पे आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई, कोई पेंशन फंड है जो यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है उसमें आपने कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया तो डिडक्शन मिल जाएगी। नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम, बेसिकली नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ आपने जो है वो क्या करवाया है, फिक्स डिपॉजिट कराया, टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट ओनली, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का काम करती है, ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की स्कीम में जब आप पैसा लगाते हैं गवर्नमेंट इन्हें नोटिफाई कर देती है कि भाई जाके ऐसी कंपनीज को पैसा दो ताकि ये लोग जो है लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन वगैरह कर पाएं। तो गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करने के लिए क्या बोलती है, अगर आपने नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में एंगेज है तो आपको हम लोग क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। खैर 15th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा।
ट्यूशन फीस अगर दे रहे हैं फुल टाइम एजुकेशन के लिए, सीए फुल टाइम एजुकेशन है कि नहीं, जल्दी बता दो। सीए फुल टाइम एजुकेशन नहीं है, लेट मी टेल यू, सीए फुल टाइम एजुकेशन नहीं है। तो अगर आप ट्यूशन फीस देते हैं फुल टाइम एजुकेशन के लिए 2 बच्चों के लिए, और याद रखिएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहाँ होना चाहिए, विद इन इंडिया होना चाहिए, तो आपको ट्यूशन फीस की जो है वो क्या मिल जाएगी बेटा, डिडक्शन मिल जाएगी, ये आपको याद रखनी है। डोनेशन वगैरह या कोई भी और तरह की फीस है, क्या उसकी डिडक्शन मिल रही है यहाँ पे, आंसर इज नो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी डिडक्शन मिल रही है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस की जो है वो डिडक्शन आपको मिल रही है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। देन 16th वाला भी इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चों हमने इसका इंपैक्ट भी देखा था टोटल इनकम के क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन की डिडक्शन मिल रही है, याद रखिएगा। सेक्शन 24 जब हमने पढ़ा था, 80EE जब हमने पढ़ा था और 80EEA जब हमने पढ़ा था, वहां हर जगह पे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी, इंटरेस्ट की। यहां पे बच्चों आप लोगों को किसकी डिडक्शन मिल रही है, कम ऑन टेल मी, बताइए। प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट की डिडक्शन मिल रही है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, किसकी डिडक्शन मिल रही है बेटा, जल्दी बोलो। प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट की जो है वो डिडक्शन मिल रही है अगर आपने हाउसिंग लोन लिया था। पहली बात, वो घर जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड में असेसेबल होना चाहिए, यानी बिजनेस में असेसेबल नहीं हो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में असेसेबल हो। आपने लोन किससे लिया हो, कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हाउसिंग बोर्ड है, बहुत सारी चीजें बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है, कोई भी मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप लोन ले सकते हो। अगर आपने लोन की रीपेमेंट इनको करी है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट की जो है वो क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो आप स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस या कोई भी एक्सपेंस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, तो बेटा उसकी भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने इस सेक्शन में डिडक्शन ले ली तो आपको फिर कैपिटल गेन में कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने घर परचेज किया, स्टैंप ड्यूटी पे करी, उसकी डिडक्शन आपने 80C में ले ली, तो अब वो आपके कैपिटल गेन हेड में आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बन सकती है, क्योंकि एक एक्सपेंस की डिडक्शन आपको एक ही जगह मिलेगी, या तो यहां पे क्लेम कर लो या फिर आप लोग कैपिटल गेन वाले चैप्टर में क्लेम कर लेना। मृणाल जाग जाओ बेटा। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर कोई फीस वगैरह आपने पे करी है लोन अरेंज करने के लिए या फिर किसी सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, उसकी कोई भी डिडक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, ठीक है जी। हाँ जी, कोई फीस वगैरह पे करी है तो उसकी कोई भी डिडक्शन बच्चों आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक बात, दूसरी बात बच्चों याद रखें कि अगर आपने लोन लिया था एडिशन और ऑल्ट्रेशन और रिनोवेशन और रिपेयर के लिए, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिनोवेशन, रिपेयर के लिए, तो भी बच्चों आपको जो है वो डिडक्शन हम यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका लोन जो है परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए। आई होप आप लोग याद रखेंगे। लीजिए, और ऑब्वियसली जिसकी डिडक्शन सर आपको सेक्शन 24 में मिल रही है उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे जो है अलाउ नहीं होगी, एक अमाउंट की डिडक्शन आपको एक ही बार मिलेगी। लीजिए, फिर सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, ये क्या है सर, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। कुछ कंपनीज के केस में गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि भाई ये कंपनी है, इस कंपनी को पैसे की जरूरत है, अब लोगों से पैसा कैसे दिलवाया जाए, मोटिवेशन दे देती है लोगों को गवर्नमेंट जो है कि आप इनके आईपीओ में आप इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको डिडक्शन देंगे, इनके आईपीओ में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन देंगे, तो उसके आपको जो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। देखिए, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। सीबीडीटी ने क्या किया, सीबीडीटी ने सर कोई आपका इशू जो है अप्रूव कर दिया और आपने उस इशू में इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स लिए तो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। इससे ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, उनके आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिडक्शन मिल जाएगी। 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एंड आई होप सबको पता है भाई ओवरऑल जो लिमिट है एटीसी में वो कितनी है, 1,50,000। हाँ जी, कितनी है जल्दी बता दीजिए, 1,50,000। देन नाबार्ड के कुछ बॉन्ड्स लिए आपने। नाबार्ड की फुल फॉर्म मैंने क्लास में पूछी थी, एक बार फिर पूछता हूं, किसको पता है नाबार्ड की फुल फॉर्म, चलो बता दो, करा लो, बेइज्जती करा लो थोड़ी सी। गूगल करके बता रहे हो तो क्या बता रहे हो दोस्तों। ये देखो, ये लक्ष्य को ढूंढ रहा था, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सोच लो क्या है, लोग बाग इससे बनाने में लगे रहते हैं, इससे तो नेशनल बना के मानूंगा, इससे एग्रीकल्चर बना के मानूंगा, जबकि इन दोनों से होते बच्चों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आ जाइए, चलिए आ जाइए, आज भी बेइज्जती कराई है कुछ बच्चों ने। देन बच्चों स्पीड ठीक लग रही है आपको एटीसी, देखो एटीसी में बहुत सारे आइटम्स है। मेरा मन है कि भाई मैं आप लोगों को ना एक आइडिया दे दूं कि क्या क्या चीजें हैं और कोर चीज आपको याद रह जाए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस वाली कोर चीज थी, प्रोविडेंट फंड वाली कोर चीज थी। आइए, कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, याद रखिएगा बच्चों,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, फिर से बोल देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर आप एनपीएस में पैसा डिपॉजिट कराते हैं टीयर 2 अकाउंट में, टीयर 2 अकाउंट में, इसको आपको ऐसे ही पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे कोर्स में इतना है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से एम्प्लॉयज के केस में है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर वो टीयर 2 अकाउंट में पैसे डालता है एनपीएस के अंदर तो उसको एटीसी में भी डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन बच्चों फिर से वही बात, एटीसी की ओवरऑल लिमिट कितनी है? 1.5 लाख रुपए की है, दैट्स इट। ओके, लीजिए कंक्लूजन सीधा यहां पे लिखा है, देखिए, टीयर 2 अकाउंट इज एन एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, contribution to which qualify for deduction under section 80C only in the hands of central government employee। तो टीयर 2 एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल अकाउंट है, इसके अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूशन होगा तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। आपको मतलब किसको? ओनली एंड ओनली, हाँ जी, ओनली एंड ओनली व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट। देखो बच्चों आगे जो बातें लिखी हैं नॉट सो इंपॉर्टेंट, मैं आपको जिस्ट देने की कोशिश करता हूं, सुनिए मेरी बात को। आपने एफडी कराई थी 5 साल की, आपने डिडक्शन ले ली और आपने 5 साल से पहले तोड़ ली, तो बेटा क्या होगा? जो आपको डिडक्शन मिली थी वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगी। क्लियर है ना? आपने एफडी कराई थी 5 साल की, आपने उसे तोड़ दिया तो बेटा क्या होगा? अब जो आपने एफडी तोड़ दिया, आपने उसके नाम पे जो डिडक्शन क्लेम करी थी वो आपकी इनकम का क्या बन जाएगी? कम ऑन टेल मी, पार्ट बन जाएगी। ऐसे आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया था, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी थी, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, 2 साल के अंदर आपने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तोड़ दिया तो आपको इंश्योरेंस की जो डिडक्शन मिली थी हम वो आपके इनकम में अब ऐड कर देंगे। ऐसी अगर मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी थी और आपने 2 साल का प्रीमियम देने से पहले पहले 2 साल का प्रीमियम देने से पहले पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से आपकी वो जो इंश्योरेंस की डिडक्शन थी आपकी इनकम में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बहुत कम चांस है इसके पूछने का, हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे नहीं, इतना बेसिक आइडिया हमने ले लिया, राइट। एफडी के केस में 5 साल से पहले तोड़ा तो भाई साहब हम लोग आपकी इनकम में ऐड कर देंगे जो आपको डिडक्शन मिली थी। इंश्योरेंस के केस में अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी थी और आपने 2 साल से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया इंश्योरेंस का, आपने मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए, तो भाई आपको हमने डिडक्शन दी थी, लाओ वो डिडक्शन वापस दे दो, इनकम में ऐड कर दो। अदर देन सिंगल प्रीमियम पॉलिसी थी तो आपने फिर से 2 प्रीमियम देने से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो वो आपके इनकम में ऐड कर देंगे। इतना भी अगर आप कर लेते हैं मेरे हिसाब से बहुत है, कोई आपको दूर दूर तक घबराने की जरूरत नहीं है। डन, बोलिए जल्दी से, आ जाइए बच्चों। अब चलते हैं जरा आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास बची हैं। चलिए, तो ये बच्चों हमारा एटीसी जो है मोटे मोटे तौर पे हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना आइडिया मिल जाना बहुत है। प्रैक्टिस करके जाएंगे आप सम की, तो याद रखना आपको बच्चों मैंने जितनी यहाँ पे रिवीजन कराई है ना, इसमें से सिर्फ 20-30% ही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया एटीसी में, जो भी आपकी बुक में लिखा था सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, सारे आइटम तो कभी पूछ नहीं सकते, मात्र और मात्र सिर्फ 20-30% चीज़ें जो है वो आपके लिए रेलिवेंट है इसमें से। जैसे कि मैं फिर बोल देता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड है, ट्यूशन फीस वाला पॉइंट है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन वाला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके ओके, चलिए जी, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास कार्यक्रम। ऐसे बच्चों एक हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट भी है। हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी आपने, उसके प्रिंसिपल की क्या ली थी? डिडक्शन ली थी। और अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया कितने साल से पहले? 5 years फ्रॉम दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द पोजीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड, तो क्या करेंगे? आपको सर जी जो डिडक्शन मिली थी अब हम आपकी वो इनकम में क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। नो डिडक्शन विल बी अलाउड to the SSC in respect of the sum paid during such previous year, and the total amount of deduction of income allowed in respect of previous year preceding such previous year shall be deemed to be income of SSC or such previous year। समझे आप मेरी बात को? हाउस प्रॉपर्टी लिया, हाउस प्रॉपर्टी का प्रीमियम पे कर प्रिंसिपल पे कर रहे थे, डिडक्शन ले रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी 5 साल से पहले बेच दी तो बेटा जितनी डिडक्शन मिली थी प्रिंसिपल के नाम की वो क्या कर देंगे? आपके अमाउंट में, आपके इनकम में क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। क्लियर है? बोलिए, आ जाओ जी। देन और कोई खास बात? बस ठीक है, इतना बहुत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीजिए लीजिए बच्चों, लीजिए इस पॉइंट को बच्चों एक बार कवर कर लेते हैं। 5 year टर्म डिपॉजिट था पोस्ट ऑफिस के साथ, तो अगर आपने 5 साल से पहले तोड़ दिया तो क्या होने वाला है? जल्दी बता दीजिए। आपको जो डिडक्शन मिली थी वो आपके हाथ में हम क्या कर देंगे? टैक्सेबल जो है वो कर देंगे। एक बार बच्चों याद रखिएगा, अगर जो है वो डेथ पे पैसा मिला है, इफ एनी अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बाय नॉमिनी और लीगल हेयर ऑफ द एसएससी ऑन डेथ ऑफ सच एसएससी, तो अमाउंट फिर चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट था, अगर कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट था तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए इधर देखिए, एसएससी ने जो है वो एफडी कराई थी पोस्ट ऑफिस के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ एफडी कराई थी 5 साल की, और बीच में जो है एसएससी की डेथ हो गई, तो भाई एफडी का पैसा लिया है वापस डेथ पे ला रहे हो तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो हम क्या कर देंगे? कम ऑन, उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। इज दैट क्लियर? बोलिए। लीजिए, एटीसीसीसी बच्चों कुछ भी नहीं है, एक तरह से छल ही है बच्चों एटीसीसीसी। एटीसीसीसी क्या बोलता है कि भाई कोई एसएससी है जो इंडिविजुअल है
और उसने क्या किया है, उसने सर जी एन्यूटी प्लान लिया है LIC ऑफ इंडिया का या किसी और इंश्योरर का। एन्यूटी प्लान क्या होता है, अभी पैसे दे दो, बाद में जो इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस लेते रहना। हाँ जी, तो आपने एन्यूटी प्लान लिया बच्चों किसका, LIC ऑफ इंडिया का या किसी और इंश्योरर का, तो आपको जो है इस सेक्शन में डिडक्शन मिलती है। याद रखिएगा मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 1,50,000। और फिर याद रखिएगा कि 80CCE भी बच्चों एक बला है, 80CCE याद है आपको, 80CCE। 80CCE क्या बोलता था कि भैया आपका 80C में, 80CCC में और 80CCD सबसेक्शन 1 में टोटल मिला के जो आपको डिडक्शन मिलती है वो कितनी मिलती है, 1,50,000 तक की ही मिल सकती है, उससे ज़्यादा डिडक्शन जो है आपको नहीं मिल सकती है। इज दैट क्लियर? चलिए, एन्यूटी प्लान ले लिया तो डिडक्शन मिल रही थी, और बेटा एन्यूटी प्लान से पैसा वापस आएगा तो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। कम ऑन लीजिए। और कोई बात नहीं भाइयों, बस यहाँ तक जो है हमारा काम हो जाता है कंप्लीट, और हमने इससे बाद वाली डिडक्शन आपको पहले ही रिवाइज करा दी है, और इस तरह से हमारे डिडक्शन का चैप्टर हो चुका है रिवीजन में भी कंप्लीट। ओके, चलिए जी, ऑल दी बेस्ट। लंबी सांस भरिए, मास्टर छुट्टी, भागो दौड़ निकलो, पहुंचो, बुम 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 बुम।